आज बात करते हैं माकियावेली की। माकियावेली मैं अपने पहले बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि माकियावेली मेरे फेवरेट फिलोसोफर्स में से है। मैं माकियावेली को बहुत बहुत ऊपर रेट करता हूं, उसको बहुत बड़ा फिलोसोफर समझता हूं, उसको बहुत बड़ा थिंकर समझता हूं, उसको बहुत बड़ा पायनियर समझता हूं। 16वीं सदी में मेरा फेवरेट फिलोसोफर माकियावेली है। मैं पहले भी बता चुका हूं 17वीं सदी में मेरा फेवरेट फिलोसोफर थॉमस हॉब्स है। 18वीं सदी में डेविड ह्यूम है। 19वीं सदी में फ्रेडरिक नीचा है। 20वीं सदी में हाइडेगर और विटगेनस्टाइन है। और 21वीं सदी में मेरा फेवरेट फिलोसोफर अभी तक तो रिचर्ड रोटी है। तो माकियावेली मेरे फेवरेट फिलोसोफर्स में से है। मैं हैरान होता हूं, लोग इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि क्या माकियावेली मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का फाउंडर है कि नहीं है। यानी ये एक बहुत ही कॉमिक बात है। यानी इतने बड़े फैक्ट को आप डिनाई कैसे कर सकते हैं। यानी मिडिवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में जो सबसे बड़ी चेंज आई वो माकियावेली थी। माकियावेली ना सिर्फ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का फाउंडर है, मेरे नजदीक माकियावेली मॉडर्निटी का फाउंडर है। मॉडर्निटी का फाउंडर है। और बहुत 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 बड़े बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर्स को पढ़कर मैं ये बात कर रहा हूं। लियो स्ट्राउस को पढ़ के ये बात कह रहा हूं। हार्वी मैन्सफील्ड को पढ़ के ये बात कह रहा हूं। एलन ब्लूम को पढ़ के ये बात कह रहा हूं। क्विंटन स्किनर को पढ़ के ये बात कह रहा हूं। यानी बहुत बड़े बड़े जो कमेंटेटर्स हैं, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो ये सब मानते हैं कि नहीं भाई, मॉडर्निटी का फाउंडर अगर किसी शख्स को कहा जा सकता है तो वो माकियावेली है। माकियावेली इतना बड़ा थिंकर था। माकियावेली ने नॉवेल्स भी लिखे, माकियावेली ने प्लेस भी लिखे। यानी माकियावेली से पहले पहले जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल थिंकर था वो एरिस्टोटल था, और माकियावेली के बाद जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल थिंकर है वो माकियावेली है। इसमें कोई शक ही नहीं है। इसको लोग बगैर कॉन्टेक्स्ट के पढ़ते हैं, बगैर बैकग्राउंड के पढ़ते हैं। वही इसकी जो किताब है द प्रिंस, उसमें जो चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 19 तक इसने अजीबोगरीब मशवरे दिए हैं प्रिंस को। बस वहां से कुछ जुमले उठा लेते हैं बगैर कॉन्टेक्स्ट के, बगैर बैकग्राउंड के, और समझते हैं कि जी माकियावेली तो बहुत बड़ा डिक्टेटर था, माकियावेली कोई बहुत बड़ा जालिम था, माकियावेली ने झूठ बोलना सिखाया, माकियावेली ने चोरी करना सिखाया। जैसे दुनिया में इससे पहले झूठ नहीं होता था, जैसे सियासत। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं माकियावेली ने एथिक्स को और पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए अलग कर दिया। ओ भाई, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी? एथिक्स और पॉलिटिक्स कब एक होते थे? कौन से दौर में एक होते थे? मुझे भी बता दो, मैं भी पढ़ लूंगा वो हिस्ट्री। एथिक्स और पॉलिटिक्स तो कभी भी एक नहीं होते थे भाई। भाई, एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी एथिक्स, एक किताब लिखी पॉलिटिक्स। उनके नजदीक ये अलग होते थे। माकियावेली ने एक ही किताब लिखी, उसी में एथिक्स लिखा, उसी में पॉलिटिक्स लिखा। बेसिकली ये इसकी किताब है द प्रिंस, और दूसरी इसकी किताब है द डिस्कोर्सेस। ये एक ही थॉट प्रोसेस के दो हिस्से हैं। ये जरा डिटेल्ड बुक है, ये जरा शॉर्ट बुक है। ये एक प्रिंस के लिए लिखी थी। जब अब आप किसी प्रिंस के लिए कुछ लिखेंगे तो भाई जाहिर सी बात है 90 पेजेस में इसने ये बुक खत्म कर दी। प्रिंस के पास टाइम नहीं होता। ये इसकी मुकम्मल थॉट है उसी बुक का कंटिन्यू, लेकिन एक मुकम्मल थॉट है। ये एक रिपब्लिकन नेचर की बुक है, ये एक प्रिंसिपल नेचर की, प्रिंसिपैलिटी के नेचर की बुक है एक ही थॉट। ये कहना कि माकियावेली ने एथिक्स और पॉलिटिक्स को अलग कर दिया, ऐसा नहीं है भाई। एथिक्स और पॉलिटिक्स कभी भी एक नहीं थे। मैंने कहा ना, एरिस्टोटल ने दो किताबें लिखी, एक एथिक्स एक पॉलिटिक्स। अगर ये एक ही होते तो एक किताब में लिख देता ना। तो इस तरह की बातें चैप्टर नंबर 16 से लेकर चैप्टर नंबर 19 तक इसने कुछ गलत मशवरे दिए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वो सजेशंस जो इसने प्रिंसेस को दी हैं वो बहुत रेडिकल हैं, वो बहुत ईवल हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उसका एक बैकग्राउंड है। जब तक आप उस बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, आप इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे, मिसकोट करेंगे इसको। तो वो बैकग्राउंड भी मैं आपको आज के इस व्लॉग में समझाऊंगा। लेकिन कहने की बात यह है कि ये कोई टायरेंट नहीं था भाई। ये टिरनी के खिलाफ लिखता रहा सारी जिंदगी, ये करप्शन के खिलाफ लिखता रहा सारी जिंदगी, ये लिबर्टी के लिए लिखता रहा सारी जिंदगी, ये रिपब्लिकनिज्म के लिए लिखता रहा। आज जो मॉडर्न पॉलिटिकल लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो सारी, सबसे पहला जो राइटर जिसने इन बातों के बारे में लिखा वो माकियावेली था। तो बगैर कॉन्टेक्स्ट के पढ़ने से इसको बहुत नुकसान होता है।
बहुत ही फियरलेस थिंकर था भाई, बहुत ही एक ऐसा थिंकर था जिसने ये कहा कि जी पॉलिटिक्स का और हमारी जो सियासी जिंदगी है उसका मेटाफिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसने सारी ट्रेडिशंस को तोड़ दिया, यानी ये ग्रीक ट्रेडिशन के भी खिलाफ लिखा, रोमन ट्रेडिशन के भी खिलाफ लिखा और क्रिश्चियन ट्रेडिशन के भी खिलाफ लिखा। यानी इससे पहले जितने कॉन्सेप्ट्स को लोग एक्सेप्ट किया करते थे कि हाँ भाई ये तो सिसरो ने कहा है, हाँ भाई ये तो एरिस्टोटल ने कहा है, हाँ भाई ये तो हमारी क्रिश्चियनिटी ने कहा है, इसने उन सारे कन्वेंशंस को तोड़ के रख दिया। बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल आइडियाज इसने अपनी किताबों में लिखे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से बैठकर ये पॉलिटिक्स पर कमेंट्री कर रहा था। ये 14 साल फ्लोरेंस में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट के अंदर में सेकंड चांसलर रहा था। यानी आप समझ लें कि ये उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी डिफेंस पॉलिसी बनाया करता था। फ्लोरेंस एक रिपब्लिक था इसके दौर में। उधर एक काउंसिल ऑफ 10 अपॉइंट की जाती थी इलेक्शन के थ्रू, और फिर उन काउंसिल ऑफ 10 को ये उनका पहला मुशीर था, यानी उनको मशवरे दिया करता था कि फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी है। भाई ये फ्रांस के बादशाह से 10 दफा मिल चुका था, इतने बड़े बड़े डेलीगेशंस लेके जाता था। फ्रांस उस वक्त सुपर पावर था। फ्रांस के बादशाह से इसकी 10 मुलाकातें हैं। होली रोमन एम्पायर के एम्परर से ये मिल चुका था 5-6 दफा। होली रोमन एम्पायर सबसे बड़ी एम्पायर थी उस जमाने में। पोप से मिल चुका था ये, जो पेपल स्टेट्स को मैनेज करता था। पोप भी बहुत बड़ी चीज था उस जमाने में। तो आप समझ लें कि जो बड़े बड़े मुल्क, जैसे रशिया का सदर है प्यूटन आज के दौर में, या डोनाल्ड ट्रंप है, या इस तरह से जाके बड़े बड़े जो मुल्कों के सदर थे उनसे ये मुलाकातें कर चुका था। तो ये पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानता था। ये बाहर से नहीं बैठ के ये बातें कर रहा था। इसने जो बातें लिखी अपनी इन 2 किताबों में, द प्रिंस में और द डिस्कोर्सेस में, मैं हैरान हूं कि 16वीं सदी में कोई शख्स इतनी बड़ी बड़ी बातें किस तरह से अपनी किताबों में लिख गया। हालांकि उस जमाने में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी। क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलना, एरिस्टोटल के खिलाफ बोलना, सिसरो के खिलाफ बोलना, चर्च के खिलाफ बोलना, पोप के खिलाफ बोलना। ये पोप के बारे में ऐसे लिखता है जैसे किसी माफिया के डॉन के बारे में लिख रहा है। पोप के और चर्च के बारे में तो उसने बहुत लिखा है। वो ठीक है कि ये चालाक आदमी था और इसने अपने मुल्क से मोहब्बत का एक फ्रंट रखा हुआ था अपने सामने के, फिर क्या जी नहीं जी मैं तो रोम से, मैं तो इटली से मोहब्बत करता हूं, और इटली की यूनिफिकेशन में चर्च एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो इटली की यूनिफिकेशन को सामने रख के पीछे से चर्च पे हमले करता था। वो इसने एक तरीका अपनाया हुआ था। लेकिन फिर भी जो बहादुरी की बातें इसने 16वीं सदी में करी, कोई नहीं कर सका। तो बहुत बड़ा थिंकर था ये। अच्छा जी, इसकी बुक्स पढ़ें तो एक चीज याद रखिएगा, ये झूठ बहुत बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को ये मोड़ तोड़ के पेश करता है, नाम बदल देता है, जगह बदल देता है, वाकया बदल देता है, और कुछ ऐड कर देता है, कुछ कम कर देता है, और जान के करता है ताकि अपना पॉइंट पेश कर सके। तो ये झूठा राइटर है। ये बात दिमाग में रखिएगा जब इसको पढ़िएगा। अच्छा जी, ये जो आज के दौर में जो हमारी डेमोक्रेसी है, जिसमें कहा जाता है कि अवाम यानी पब्लिक ताकत का सरचश्मा है, अवाम ताकत की बेस है, अवाम ताकत की फाउंडेशन है, ये कॉन्सेप्ट जो आज जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक लिबरल कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, इस बात पर सबसे पहले लिखने वाले शख्स का नाम है माकियावेली। यानी कि आप पूरी वेस्टर्न ट्रेडिशन उठा लें, किसी शख्स ने यह नहीं कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत की बेसिस अवाम है। डेमोक्रेसी के फेवर में किसी ने नहीं लिखा। देखिए आप ग्रीस जो एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन थी, उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो प्लेटो सारी जिंदगी जमहूरियत के खिलाफ लिखता रहा।
उसने तो बहुत लिखा डेमोक्रेसी के खिलाफ। और जाहिर सी बात है, यूनान में जो डेमोक्रेसी थी वो तो बेसिकली एक मॉब डेमोक्रेसी थी, और उसकी वजह से ही यूनान तबाह हो गया। तो प्लेटो ने तो बहुत लिखा डेमोक्रेसी के खिलाफ, उसने तो अपने हर डायलॉग में डेमोक्रेसी के खिलाफ लिखा, कोई सा भी डायलॉग उठा लें आप। तो प्लेटो ने तो डेमोक्रेसी के हक में नहीं लिखा। इसी तरह एरिस्टोटल, जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल थिंकर था, देखिए 16वीं 17वीं सदी में जो भी सब्जेक्ट शुरू होता था ना, जो भी सब्जेक्ट पे नई बुक लिखी जाती थी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, रिलीजन हो, कोई सी भी ज्योग्राफी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके पहले पेज पे लिखा जाता था, भाईजान अरस्तु साहब गलत थे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। न्यूटन ने भी जो अपनी किताब लिखी प्रिंसिपिया, उसमें शुरू में अरस्तु को बताया कि अरस्तु की ये बातें गलत थी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। गैलीलियो ने लिखा अरस्तु की ये बातें गलत थी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। कोपरनिकस ने लिखी अरस्तु की ये बातें गलत। तो अरस्तु हर सब्जेक्ट का चीता था, अरस्तु हर सब्जेक्ट में टॉप पे था। वो जैसे क्लास में नहीं होते कुछ लोग जो हर सब्जेक्ट में नंबर बनाते हैं, हम तो पीछे बैठा करते थे, फेल होते थे। अच्छा, तो अरस्तु की जो किताब है द पॉलिटिक्स, जो बहुत मशहूर किताब है, पॉलिटिकल फिलोसफी की पहली किताब है, जो एटलीस्ट वेस्टर्न ट्रेडिशन में, अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो वो पढ़े। तो उसमें अरस्तु ने डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं लिखा। तो प्लेटो ने भी, तो ग्रीक्स ने तो डेमोक्रेसी के फेवर में लिखा ही नहीं। रोमन्स ने भी डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा। देखिए सिसरो एक बहुत बड़ा रिपब्लिकन था, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो एक स्टॉन्च रिपब्लिकन था, सारी जिंदगी वो रिपब्लिकन वैल्यूज के लिए लिखता रहा, लड़ता रहा, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं था। यानी उनके नजदीक रिपब्लिक से मुराद ये थी कि एक मिक्स्ड गवर्नमेंट, जहां पर थोड़ी सी मोनार्की हो, थोड़ी सी एरिस्टोक्रेसी हो और थोड़ी सी डेमोक्रेसी हो। तो इस तरह की रिपब्लिकनिज्म को वो सपोर्ट करता था, वो डेमोक्रेटिक नहीं था। उसने ये नहीं कहा कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। तो ग्रीक्स ने भी नहीं कहा, रोमन ने भी, सिसरो ने भी नहीं कहा, रोमन्स ने भी नहीं कहा। मिडिवल पीरियड में तो वो डेमोक्रेसी को हराम समझते थे। वो समझते थे डेमोक्रेसी तो इस्लाम के खिलाफ है, अपना क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। बादशाहत बिल्कुल ही इस्लाम के, अपना क्रिश्चियनिटी के हिसाब से है, क्योंकि एक चेन ऑफ बीइंग है ना, उसमें ऊपर खुदा है, नीचे बादशाह है। तो बादशाह एज पर क्रिश्चियनिटी है, एज पर इस्लाम है, एज पर रिलीजन है। डेमोक्रेसी तो अगेंस्ट इस्लाम है, वो तो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। तो ना ग्रीक्स ने लिखा डेमोक्रेसी के फेवर में, ना रोमन्स ने लिखा डेमोक्रेसी के फेवर में, ना मिडिवल पीरियड में किसी ने लिखा डेमोक्रेसी के फेवर में। यह जुमला कहना कि ताकत का बेस अवाम है, यह जुमला सबसे पहले माकियावेली ने लिखा। यह नहीं बताएगा कोई आपको। माकियावेली की वीडियोज उठा के देख लें आप, सारी वीडियोज यूट्यूब पे हर बंदा बना रहा है माकियावेली पे। वही 4-5 जुमले जिसके कि जी शुड अ लीडर बी फियर्ड और लव्ड, हो ही शुड बी फियर्ड, इस तरह की बातें, सारे रटे रटाए जुमले सुना देंगे आपको। यह नहीं बताएगा कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। ऑल पावर इज ड्राइव फ्रॉम द कॉन्सेंट ऑफ द गवर्न्ड। ये जो मॉडर्न फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट है, ये मुझे दिखा दो माकियावेली से पहले किसी ने लिखा हो। यानी जो मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी है उसका फादर जॉन लॉक नहीं है। मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी का फादर अगर कोई है तो वो माकियावेली है। माकियावेली ने हमें ये जमहूरियत दी है। ग्रीस में भी जमहूरियत थी, लेकिन वो जमहूरियत के खिलाफ थे। रोम में भी रिपब्लिक, रोम 350 साल रिपब्लिक रही है, लेकिन उनके बड़े बड़े राइटर्स ने कोई डेमोक्रेसी के फेवर में बातें नहीं करी। हाँ, वो रिपब्लिकन जो मिक्स गवर्नमेंट, जो एरिस्टोटेलियन आइडिया था, उसको वो सपोर्ट करते थे। और मिडिवल पीरियड में भी किसी ने ये नहीं कहा कि आवाम ताकत का सरचश्मा है। अगर किसी ने कहा कि आवाम ताकत का सरचश्मा है तो वो माकियावेली था। माकियावेली कहता था कि अगर आप इफ यू आर लिविंग अंडर अ किंग, यानी कि किसी मोनार्किकल पावर में रह रहे हैं, तो आप स्लेव हैं, आप आजाद नहीं हैं। आप पढ़ें इसकी किताब द प्रिंस, उसमें ये सारी बातें इसने लिखी हैं कि ताकत का जो सरचश्मा है, ताकत की जो बेस है, वो अवाम है। समझ रहे हैं? यानी पहले जमाने में यह समझा जाता था। देखिए, ग्रीक्स ये समझते थे कि डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द इग्नोरेंट, रूल बाय द फूल, क्योंकि वो समझते थे कि वहां ना
यूनान में वर्च्यूज का बड़ा सीन था ना, कि वर्च्यू वर्च्यू वर्च्यू। वो समझते थे कि सारे वर्च्यूज तो एरिस्टोक्रेट्स में होते हैं, अवाम में थोड़ी कोई वर्च्यू होते हैं, अवाम तो जाहिल होते हैं। तो ये कहना कि सारी ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये पहली दफा इंसानों को माकियावेली ने सिखाया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी के फेवर में पहला शख्स माकियावेली था जिसने लिखा है, ये मुझे 2-4 मिनट लग जाएंगे समझने में, देखिए समझाने में। हो सकता है कि और लोगों ने भी डेमोक्रेसी के बारे में लिखा हो, डेमोक्रेसी के फेवर में लिखा हो 12वीं-13वीं सदी में इटली में, क्योंकि इटली ने क्या किया था, जो रोमन एम्पायर जब टूटी ना, तो इटली सिटी स्टेट्स में टूट गया। कुछ सिटीज पे पोप का कब्जा हो गया, कुछ सिटीज पे होली रोमन एम्पायर ने अपनी कब्जा जमा लिया, कुछ सिटीज में इंडिपेंडेंट जर्मेनिक ट्राइब्स आ गए, कुछ सिटीज में जो थी वो पोप आ गया, कुछ सिटीज इंडिपेंडेंट हो गई। तो सिटी स्टेट्स में टूट गया वो। तो जब तक कुछ सिटीज में होली रोमन एम्पायर की ताकत जरा ज्यादा थी, तो वो टोटली उसके अंडर में थे। कुछ सिटीज वो होली रोमन एम्पायर जर्मनी से बैठ के वो क्या कंट्रोल करेंगे, तो कुछ अरसे के लिए 100-200 साल के लिए इटली की कुछ सिटीज इंडिपेंडेंट हो गई। उन्होंने 1-2 साल रिपब्लिकनिज्म को एंजॉय कर दिया कि यार फिर होली रोमन एम्पायर से लड़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने। वो अपनी फौज भेजते थे, होली रोमन एम्पायर इतनी ताकतवर नहीं थी, ये भी अपनी इन्होंने फौज बना ली। तो इटली के कुछ शहरों ने कुछ अरसे के लिए एक रिपब्लिकनिज्म एंजॉय किया, फ्रीडम एंजॉय किया, लिबर्टी एंजॉय करी। तो और भी कुछ राइटर थे जिन्होंने उस रिपब्लिकनिज्म, उस लिबर्टी, उस फ्रीडम के हक में लिखा, लेकिन उनको हम नहीं जानते। जो मेजर फिलोसोफर है ना, जो मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स जिनको आज हम जानते हैं, जिन्होंने डेमोक्रेसी के फेवर में लिखा, उनमें पहला आदमी माकियावेली है, पहला आदमी माकियावेली। और यह जुमला कहना कि आवाम ताकत की बेसिस है, इनका इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इसमें सबसे पहला नाम माकियावेली का आता है। माकियावेली फौजी भी था, आपको पता है, इसने फ्लोरेंस में एक फौज बनाई थी, मिलिशिया बनाई थी, और ये अपनी मिलिशिया लेकर गया था पीसा, वो नहीं लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वहां पर उसने सीज किया और फिर पीसा ने सरेंडर किया। तो ये फौजी भी था, डिप्लोमेट भी था, पोएट भी था, प्ले राइट भी था। इसने बहुत बड़ा प्ले लिखा है, मैंड्रागोला, वो मैंने पढ़ा है, बड़ा जबरदस्त प्ले है। तो वो प्ले की स्टोरी भी सुना दूंगा इस वीडियो में आगे आपको। इसने यानी कि सारा जो गेम था ना वो चेंज कर दिया। इसने ये बोला कि आवाम ताकत का सब चश्मा है भाई। अच्छा जी, इसके खिलाफ बहुत लिखा गया, इसके खिलाफ बहुत बोला गया। इसको यानी कि जब कैथोलिक चर्च ने प्रोहिबिटेड बुक्स का इंडेक्स छापा तो सबसे पहला नाम माकियावेली का दिया। यानी कैथोलिक चर्च ने जब प्रोहिबिटेड बुक्स का इंडेक्स छापा तो पहला नाम लूथर का नहीं दिया, पहला नाम माकियावेली का दिया। इसने चर्च पर इतना बड़ा हमला किया। इसने ये कहा कि चर्च जो है वो एक इंतहाई करप्ट इंस्टीट्यूशन है, और इसने अपनी किताब में एक जगह लिखा था कि अभी कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है चर्च के साथ। और 10 साल के अंदर अंदर मार्टिन लूथर ने अपना वो जो थीसिस छापे थे ना, 95 थीसिस छाप के दीवार पे गाड़े थे, 10 साल के अंदर अंदर मार्टिन लूथर सामने आ गया। इसने अपनी किताब में डिस्कोर्सेस में लिखा है कि चर्च के साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो भाई प्रोटेस्टेंटिज्म का बानी भी यही है। आपको एक बात बताऊं, मॉडर्न साइंस का फाउंडर भी माकियावेली है, मॉडर्न कैपिटल सिस्टम का फाउंडर भी माकियावेली है। मैं माकियावेली को बहुत हाईली रेट करता हूं भाई, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत बोला गया। शेक्सपियर ने 3 जगह माकियावेलियन रेफरेंसेस यूज किए, जैसे कि किसी को गाली दे रहे हो, ओ यू माकियावेल, यानी कि जैसे को माकियावेली के नाम को इतना खराब, जैसे किसी को गाली दी जाती है, इस तरह से शेक्सपियर ने यह लफ्ज यूज किया माकियावेल। 3 जगह पे शेक्सपियर ने यूज किया है। मार्लो ने अपना एक ड्रामा लिखा द ज्यू ऑफ माल्टा, उसमें जो शैतान का गोस्ट है उसका नाम माकियावेली है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में शैतान के लिए एक लफ्ज यूज होता है ओल्ड निक, ओल्ड निक, और ये नाम निकला है माकियावेली से, क्योंकि माकियावेली का फर्स्ट नेम था निकोलो। इटालियन में निकोलो था, इंग्लिश में निकोलस, तो ओल्ड निक, यानी ये एक मुहावरा बन गया जी, ओल्ड निक यानी शैतान। इतना इसके नाम को खराब किया गया। वो कौन था, बर्ट्रैंड रसल, उसने अपनी किताब में इसको बोला द फिलोसोफर ऑफ गैंगस्टर्स। अच्छा जी, मुझे
बहुत सारे यंगस्टर्स जो फिलॉसफी पढ़ते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग, बर्ट्रैंड रसल ने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी पर, तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा वो किताब। भाई वो एक एनालिटिकल फिलोसफर था, कॉन्टिनेंटल फिलोसफर पर उसकी जो ग्रिप थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। वो खुद बड़ा फिलोसफर था लेकिन वो एनालिटिकल फिलोसफर था, वो पॉजिटिविस्ट था। देखिए पॉजिटिविज्म फिलॉसफी नहीं है भाई पॉजिटिविज्म कहते हैं हम हर उस ट्रूथ को ट्रू मानेंगे जो साइंटिफिकली प्रूव हो सके, तो भाई फिर ये फिलॉसफी तो नहीं हुई ना। तो प्लीज बर्ट्रैंड रसल की नहीं पढ़िएगा वो हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा वो। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं लेकिन बर्ट्रैंड रसल की हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी नहीं पढ़िएगा, ठीक है। आपको पढ़नी है आप कोपल स्टोन की पढ़ लें, वो बहुत बेहतर है। वो थोड़ी 6 वॉल्यूम पर है लेकिन वो पढ़ लें, आप बर्ट्रैंड रसल को नहीं पढ़िएगा प्लीज। तो बर्ट्रैंड रसल ने इसको बोला द फिलोसोफर ऑफ गैंगस्टर्स, कितनी गलत बात है यार। इसकी असल में मसला यह था कि ये अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं करता था। अब जैसे ये प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता था, ये तवाइफों के पास जाता था हर रोज रात को, और फिर आके डिटेल्ड खत लिखता था अपने दोस्तों को, कह रहे इसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ। तो और जाहिर सी बात है इसका जो दोस्त है, मशहूर दोस्त विटोरी, उसके सारे खत पब्लिश हो चुके हैं। इसका बड़ा मशहूर दोस्त है विटोरी। वो ये जो किताब है ना द प्रिंस, ये इसने विटोरी को ही दी थी कि प्रिंस को दे देना। विटोरी ने दी नहीं, विटोरी ने पढ़ी, उसने कहा भाई ये दूंगा मैं जाके प्रिंस को, मरवाएगा मुझे। तो निको ये बार बार माकियावेली से पूछता रहा, दे दी, उसने जवाब ही नहीं दिया। तो लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये किताब जो माकियावेली ने लोरेंजो डी मेडिची के लिए लिखी थी, ये लोरेंजो डी मेडिची तक पहुंची नहीं। ये बेसिकली इसमें इसने काफी बूट लिकिंग की है मेडिची फैमिली की, यानी जब तक मेडिची फैमिली हुकूमत में नहीं थी ये उनके खिलाफ काम करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साजिशें करता था, लेकिन जाहिर सी बात है उनके खिलाफ था, चाहता था कि उनकी हुकूमत ना आए दोबारा। लेकिन जब उनकी हुकूमत दोबारा आ गई तो फिर उनकी बूट लिकिंग शुरू कर दी। तो ये इस तरह का आदमी था, लेकिन इसके नाम को बहुत खराब किया गया जी। इसके नाम देखिए, माकियावेली ने इसमें कुछ टीचिंग्स दी हैं कि जी जो अवाम की मोरालिटी होती है वो और होती है और लीडरशिप की मोरालिटी और होती है। तो लोग ये पता नहीं क्यों ऐसा समझते हैं कि माकियावेली को पहला शख्स था, कि इससे पहले जंगें नहीं होती थी, इससे पहले झूठ नहीं बोला जाता था, इससे पहले चोरी नहीं होती थी, इससे पहले धोखा नहीं होता था। इसने कहा कि लीडर के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने वादे पूरे करे। तो क्या माकियावेली से पहले सारे लीडर अपने वादे पूरे करते थे? तो भाई सब इस पे डाल दिया। ये तो बहादुर आदमी था, इसने अपना नाम दिया इन चीजों को, होता यही था। भाई एरिस्टोटल ने अपनी किताब लिखी द पॉलिटिक्स, उसमें मशवरे दिए कि उसमें एक चैप्टर है चैप्टर 5, उस चैप्टर 5 में एरिस्टोटल ने उसको बोलते हैं सजेशंस टू द टायरेंट, अगर कोई जालिम बादशाह आ जाए तो वो क्या करे। उसमें एरिस्टोटल ने भी ऐसे मशवरे दिए कि भाई आप अपना इमेज अच्छा करने की कोशिश करो, अंदर से ये करो, ऊपर से ये करो, इस तरह के बहुत सारे मशवरे दिए। प्लेटो ने एक डायलॉग लिखा रिपब्लिक, उसमें एक कैरेक्टर है थ्रिसिमिकस, उसने प्लेटो ने उसके मुंह से बहुत सारे पुट्ठे मशवरे दिए हैं। भाई आप बाइबल पढ़ लो, बाइबल में बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत जुल्म, हजरत मूसा ने 6000 बंदे मारे। भाई हजरत मूसा एक पॉलिटिकल लीडर थे ना, बाइबल में लिखा है उन्होंने 6000 बंदे मारे। हालांकि जो जूइश हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं उससे तो बहुत ज्यादा मारे, लेकिन 6000 तो बाइबल में लिखा है अगर आप कैलकुलेट करें। तो को माकियावेली को पहला आदमी था जिसने ये इसने सिर्फ, ये बहादुर आदमी था, इसने सिर्फ वो चीजें लिख दी कि भाई ये होता है। इसने ये नहीं कहा ऐसा करो, इसने कहा कभी कभी, इसने लफ्ज यूज किया नेसेसिटी, कभी कभी लीडरशिप को स्टेट बचाने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो जनरल मोरालिटी में गलत समझे जाते हैं। इसने, अरे इसके बारे में एक जुमला मशहूर है कि जी एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, ये इसने लिखा ही नहीं, इसने लिखा समटाइम्स एंड कैन बी एक्सक्यूज्ड बाय मीन्स, एक्सक्यूज्ड बाय मीन्स। और उसने कहा आउट ऑफ नेसेसिटी वो चीजें करनी पड़ जाती हैं। इसने को मशवरा थोड़ी दिया कि जाके मार दो सबको। और ये इटली की यूनिफिकेशन चाहता था, इसको पता था ये फ्यूडल लॉर्ड्स कभी भी इटली को यूनिफाई नहीं होने देंगे। इसको पता था ये सारे जो पोप हैं, ये जो जिसने पेपल स्टेट्स को, ना तो पोप में इतनी ताकत थी कि वो पूरे इटली पे कब्जा कर लेता, ना वो अपना छोटा हिस्सा छोड़ने को तैयार था। तो ये समझता था एक ऐसा लीडर आना चाहिए जो रूथलेस हो और इटली को, अरे इसके दिमाग में वो रोम था यार, जो रोमन एम्पायर जिसने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ था। ये छोटी छोटी फ्यूडल फैमिलीज ये समझता था कि उनको खत्म करना चाहिए, या तो वो यूनाइट हो जाए।
इसलिए इसने कुछ चीजें लिखी कि भाई एक प्रिंस ऐसा है। अब ये जो इसने किताब लिखी द प्रिंस, लोरेंजो दे मेडिची जो था वो फ्लोरेंस का बादशाह बन गया था, उसका भाई जो था वो पोप था, उसके अंडर में पेपल स्टेट्स थी। तो ये समझा कि आधा इटली तो ऑलरेडी यूनाइटेड हो गया है, आधे को कब्जा कर लो इन फ्यूडल फैमिलीज को मार तार के, तो पूरा इटली यूनाइट हो जाएगा जैसे हमारा पहले होता था। तो इसके दिमाग में एक यूनिफिकेशन ऑफ इटली का एक कॉन्सेप्ट था जैसे रोमन एम्पायर का। उस चक्कर में इसने कहा कि एक प्रिंस होना चाहिए जो जो थोड़ा रूथलेस हो। तो भाई इस पे ऐसे डाल दिया कि सारी सारी दुनिया की बुराइयां शायद इसने दुनिया को सिखाई है। भाई इससे पहले आप थुसिडिडीज को पढ़ लें, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने स्पीचेस करी हैं जो बहुत नेगेटिव है। थुसिडिडीज एक वो ग्रीक हिस्टोरियन था। बाइबल में आप जोशुआ का कैरेक्टर देख लें, आप डेविड का कैरेक्टर देख लें, आप सैमुअल का कैरेक्टर देख लें, आप प्लेटो के डायलॉग्स में कैलिकुलस का कैरेक्टर देख लें, तो ये बातें इससे पहले हो चुकी हैं। भाई ये कोई पहला आदमी नहीं था जिसने दुनिया को ये सारी बातें करी। बस इसमें फर्क ये है इसने अपने नाम से करी, बाकी होता यही था। इसके नाम को खराब किया चर्च ने, क्योंकि इसने चर्च पर बहुत बड़ा हमला किया। यह समझता था कि इटली की यूनिफिकेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो चर्च है। यह समझता था कि जो हमारे पेगन वर्च्यूज थे वो क्रिश्चियन वर्च्यूज से बहुत ज्यादा अच्छे थे। क्रिश्चियनिटी ने हमें डरा दिया, क्रिश्चियनिटी ने हमें वीक कर दिया, क्रिश्चियनिटी में सॉफ्ट कर दिया। क्रिश्चियनिटी कहती है एक गाल आगे कर दो तो दूसरा गाल आगे कर दो। कह रहा रोमन एम्पायर ने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ था। भाई रोमन एम्पायर या रोमन रिपब्लिक, सॉरी ये रोमन एम्पायर के हक में नहीं था, ये रोमन रिपब्लिक के हक में था। ये बताता है कि भाई जब रोमन फौज जंग हार के आती थी तो डेसिमेट कर दिया जाता था फौज को, यानी हर 10वें आदमी को कत्ल कर दिया जाता था। लाइन में खड़ा करते थे कि हार कैसे गए जंग। ये कहता हमारे वर्च्यूज वो थे यार, स्ट्रॉन्ग वर्च्यूज, और अब हमारे ऐसे वीक वर्च्यूज हो गए कि हम, तो ये बेसिकली कहता था पेगन वर्च्यूज वर बेटर देन क्रिश्चियन वर्च्यूज, जो फ्रेडरिक नीचे ने 19वीं सदी में कहा। ये 16वीं सदी में ये बातें करके गया है। तो चर्च ने तभी तो इसका नाम खराब किया। अच्छा जी, माकियावेली बहुत बड़ी शिफ्ट का नाम है। माकियावेली ने कहा कि यार एक शहर को कैसे चलाना चाहिए ये तुम प्लेटो से पूछोगे, ये तुम अरस्तु से पूछोगे। ओ भाई वो तो फिलोसफर थे, उनको क्या पता एक मुल्क को कैसे चलाना चाहिए। भाई अगर आपको यह मालूम करना है कि एक मुल्क को या एक प्रिंसिपैलिटी को कैसे चलाना चाहिए तो आप हिस्ट्री पढ़ो ना। हिस्ट्री में क्या किया गया, व्हाट वर्कड, व्हाट डिड नॉट वर्क, जस्ट रीड हिस्ट्री। फिलॉसफी से क्या ताल्लुक है शहर चलाने का। तो इसने कहा कि डिस्कोर्सेस में इसने लिखा कि मैं जानना चाहता हूं कि क्यों कुछ मुल्क कामयाब हो जाते हैं, कुछ मुल्क तबाह हो जाते हैं। इसने कहा फिर हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए ना, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से मुल्क सरवाइव करते हैं, कौन से मुल्क तबाह हो जाते हैं। जो मुल्क सरवाइव करते हैं उनके क्या वर्च्यूज थे, जो मुल्क तबाह हो जाते हैं उनके क्या वर्च्यू थे। भाई पॉलिटिकल फिलॉसफी का बेसिक क्वेश्चन ही यही है ना कि रिजीम कैसी हो, हुकूमत कैसी हो, ये यही है ना। तो जो अच्छी हुकूमतें हैं उन्होंने मुल्क को अच्छा चलाया, तो आप हिस्ट्री पढ़ो। आप फिलोसोफर से पूछ रहे हो कि मुल्क कैसे चलने चाहिए, यही तो सबसे बड़ी गलती है प्लेटो ने, इसने माकियावेली ने कहा। और फिर माकियावेली ने अपनी ये जो किताब है द प्रिंस, इसका चैप्टर 15 लिखा। और वो चैप्टर 2 पेजेस का यार जरूर पढ़िएगा। वो चैप्टर 15 जो था वो क्या चैप्टर है यार, मैं आपको उसका एक जुमला पढ़ के सुनाता हूं। बट सिंस इट इज माई इंटेंशन टू राइट समथिंग यूजफुल, कि मैं तुम लोगों को एक यूजफुल बात बताता हूं। बट इट इज माई सिंसियर इंटेंशन टू राइट समथिंग यूजफुल फॉर हिम हु अंडरस्टैंड्स। It has seemed to me to be more appropriate to go straight to the effective truth of the matter rather than the imagination thereof. It has seemed to me to be more appropriate to go straight to the effective truth of the matter. ये जो लफ्ज है ना effective truth, ये लफ्ज याद रखिएगा, ये लफ्ज माकियावेली ने इजाद किया है। effective truth ये लफ्ज माकियावेली ने इजाद किया है इटालियन जबान में। उससे पहले किसी ने यह लफ्ज यूज नहीं किया था इफेक्टिव ट्रूथ। कह रहा है मैं आज तुम लोगों को इफेक्टिव ट्रूथ बताऊंगा, इमेजिनेशन नहीं बताऊंगा। पढ़े।
But since it is my intention to write something useful for him who understands, it has seemed to me to be more appropriate to go straight to the effective truth of the matter rather than to the imagination thereof. For many have imagined republics and principalities, that have never seen or are known truly to exist. There is so great a distance between how one lives and how one ought to live. That he who rejects what people do in favor of what one ought to do brings about his ruin rather than his preservation. क्या बोला? मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो यूजफुल है. मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो यूजफुल है. मैं तुम्हें इफेक्टिव ट्रूथ बताऊंगा. For many have imagined republics and imagined principalities. मैं तुम्हें बताऊंगा लोग कैसे रहते हैं, बजाय इसके कि लोगों को कैसे रहना चाहिए. देखिए ये जो चैप्टर 15 है ना इस बुक का, द प्रिंस का, ये मिडिवल पीरियड में और मॉडर्निटी में फर्क है. इसने क्या बोला? लोग बातें करके चले गए रिपब्लिक्स की, इमेजिनरी रिपब्लिक्स, इमेजिनरी प्रिंसिपैलिटीज. प्लेटो पर कितना बड़ा अटैक किया. इमेजिनरी, भाई प्लेटो ने किताब लिखी थी ना द रिपब्लिक, कहां है वो रिपब्लिक? माकियावेली कह रहा है भाई प्लेटो ने पूरी किताब लिखी द रिपब्लिक कि भाई बेस्ट हुकूमत कैसी होनी चाहिए, एक जस्ट हुकूमत कैसी होनी चाहिए, एक जस्ट गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए. कह रहे कहां है वो रिपब्लिक? भाई 2500 साल हो गए प्लेटो को गए हुए, वो रिपब्लिक किधर है? किसी ने देखी वो रिपब्लिक? कहां है वो रिपब्लिक? इमेजिनरी रिपब्लिक. अब मुझे पता नीचे आके कोई लिखेगा कि प्लेटो ने तो खुद कहा था कि ये रिपब्लिक कभी कायम नहीं हो सकती. वो भाई मुझे पता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फिर जब एक चीज कायम ही नहीं हो सकती तो वो लिखी क्यों? माकियावेली कह रहा है इमेजिनरी रिपब्लिक्स की बातें करके चले गए, इमेजिनरी प्रिंसिपल कहां है? एरिस्टोटल ने जो मिक्स्ड गवर्नमेंट की, जो पॉलिटी की बात की थी, वो कहां है? सिटी ऑफ गॉड जो सेंट ऑगस्टीन ने कहा था, कहां है वो? कहां दुनिया में नजर आई कहीं? किंगडम ऑफ गॉड जो क्रिश्चियनिटी ने, कहां है वो दुनिया में कहीं नजर आई? तो माकियावेली कह रहा है मैं आपको ये बताऊंगा, यूजफुल ट्रूथ बताऊंगा जो काम आए. मैं आपको इफेक्टिव ट्रूथ बताऊंगा जो होता है. मैं आपको बताऊंगा हाउ मैन लिव्स रादर देन हाउ मैन ऑट टू लिव. कह रहा भाई ऑट टू लिव बताना बहुत आसान है, ऐसा कर लो ऐसा कर लो. भाई मैं आपको बताऊंगा लोग असल में रहते कैसे हैं रादर देन के कैसा रहना चाहिए. क्योंकि ऑट टू लिव में एंड हाउ टू लिव में, हाउ वन लिव्स एंड हाउ वन ऑट टू लिव, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. फॉर अ मैन हु विशेस टू डू इन एवरी मैटर व्हाट इज गुड विल बी ruined among so many who are not good. आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहां लोग अच्छे नहीं हैं, वहां आप अच्छाई का चूरन बेचोगे, आप मारे जाओगे. Hence it is necessary for a prince who wishes to maintain himself to learn to be able not to be good or use goodness and abstain from using it according to the commands of the circumstances. कह रहा है एक प्रिंस के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो गुड भी हो और जहां जरूरत पड़े वो नॉट गुड भी हो, और अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस वो गुड को भी यूज करे और नॉट गुड को भी यूज करे. क्योंकि आप एक ऐसे, आप अच्छे प्रिंस हो, दूसरे मुल्क का प्रिंस अच्छा नहीं है तो वो तो चढ़ जाएगा आप पे.
तो कह रहे कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि यू हैव टू बी बैड। ये नहीं कह रहा कि आप बैड हो जाओ, मानना शुरू नहीं, कभी कभी। यार ये कितना जबरदस्त जुमला है यार। पहला इसने बोला कि आई विल टेल यू समथिंग यूजफुल, फिर बोला आई विल टेल यू इफेक्टिव ट्रूथ, फिर इसने मजाक उड़ाया इमेजिनरी रिपब्लिक्स, इमेजिनरी प्रिंसिपैलिटीज। इसने लिखा लिबर्टी, मर्सी, ऑनर, humanity, frankness, chastity, religion, and so forth are indeed virtues, and a life lived in the exercise of these virtues would be successful if men were all good, but they are not, and it is idle to hope that they will become so. We must take men as we find them and seek to improve them along if possible. If not, sometimes it's not possible, so you have to be bad. यानी ये नहीं, ये बुराई का प्रचार नहीं कह रहा है, ये कह रहा है भाई जो अच्छे वर्च्यूज हैं वो अच्छे होते हैं, इंसान को अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन एक प्रिंस के लिए जरूरी है कि उसको बुराई भी करना आती हो। तो इसने ये सबक दिया भाई कि प्लेटो से निकलो, एरिस्टोटल से निकलो, हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि मुल्क कैसे चलते हैं, कौन से मुल्क हैं जो चलते हैं, कौन से मुल्क हैं जो नहीं चलते हैं। देखिए हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना यार, ये जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है ना, इसका बानी भी माकियावेली है। आप कहेंगे यार मैं क्या क्या बोले जा रहा हूं, मैं इसको साइंस का फाउंडर भी बोल रहा हूं, मॉडर्निटी का फाउंडर भी बोल रहा हूं, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का फाउंडर भी बोल रहा हूं, मैं इसको कैपिटलिज्म का फाउंडर, मैं सारी चीजें प्रूव कर सकता हूं भाई। देखिए वेस्ट को हिस्ट्री का पता ही नहीं था। जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है ना, वेस्ट को इसका पता ही नहीं था। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ये 17वीं सदी में पहली दफा वॉल्टेयर ने ये लफ्ज यूज किया, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। इनको पता ही नहीं था कि फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री क्या होती है। जो माकियावेली जिस तरफ इनको लेके जा रहे हैं ना कि हिस्ट्री पढ़ो रादर देन के, अच्छा कोई नीचे आगे लिखेगा वो ग्रीक्स ने भी तो हिस्ट्री लिखी थी। भाई हिस्ट्री लिखना और होता है, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री और होती है। लोग आके ना बहुत अजीबोगरीब कमेंट्स करते हैं, मूड खराब हो जाता है। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का इनको पता ही नहीं था। देखिए आज हम लोग सबने माकियावेली, सबने फ्रेडरिक नीचा को पढ़ा हुआ है, हम हिस्टोरिसिज्म को जानते हैं, हम लोगों ने हेगल को पढ़ा हुआ है, हम फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री को जानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि 15वीं-16वीं सदी से पहले, माकियावेली से पहले इनके यहां तसव्वुर ही नहीं था हिस्ट्री से कुछ उठाने का। हिस्ट्री देखिए, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का जो फाउंडर है ना वो तो इब्ने खल्दून है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है भाई। यानी अरे यार एक मिनट ना, मैं थोड़ी सी, मुझे ना 50 के करीब ईमेल्स आती हैं हर रोज कि भाई आप इस्लामिक फिलॉसफी पे कुछ बोलिए, इस्लामिक फिलॉसफी के बारे में आपका क्या ओपिनियन। तो मैं इब्ने खल्दून से याद आया, मैं जरा 2 मिनट आपको अपना व्यू दे दूं। देखिए इस्लामिक फिलॉसफी जो है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि फिलॉसफी जो है ना वो करी है ग्रीक्स ने। बात समझिए। देखिए मैं कोई यहां पे कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाह रहा, मैं कोई बिल्कुल पोलेमिकल नहीं हूं, मैं किसी से कोई, लोग मुझे इंटरव्यू के लिए पॉडकास्ट में इनवाइट करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, इतनी बिजी रहते हैं। तो कभी टाइम मिला तो भाई पॉडकास्ट में भी आएंगे। कुछ लोग हमें डिबेट्स के लिए भी ईमेल करते हैं, नहीं भाई मेरा ये काम ही नहीं है। मैं तो भाई 4 किताबें पढ़ी है, मेरा काम है कि आगे बढ़ा दूं जो मैंने पढ़ा हुआ है, मैं किसी एजेंडा को लेकर नहीं चल रहा हूं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे ईमेल्स भेजते हैं, इनवाइट करते हैं, पाकिस्तान से भी पॉडकास्ट में इंटरव्यू भेजते हैं, इंडिया से भी भेजते हैं। तो आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू गाइस यार। लेकिन बहुत टाइम नहीं, मैं वीडियो 2 महीने के बाद बना रहा हूं, तो इतना फंसे हुए होते हैं लाइफ में। कभी फारिग हुआ तो जरूर आऊंगा इंटरव्यूज वगैरह के लिए, और डिबेट्स भी करूंगा, लेकिन मेरा ये काम नहीं, मुझे मजा नहीं आता डिबेट्स वगैरह करने में। तो मैं कोई पोलेमिकल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेसिक बात यह है कि फिलॉसफी सिर्फ ग्रीक्स ने करी है और किसी ने नहीं करी भाई, ये सारी कॉपी पेस्ट है, ठीक है। थोड़े बहुत नए आइडियाज आपको ये जर्मन आइडियलिस्ट्स में मिल जाएंगे, लेकिन वो भी ओरिजिनल नहीं थे, वो भी क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए काम कर रहे थे। ये कांट वांट सारे, कांट ने क्या किया ना, बाकी जो पुराने 4 आर्ग्यूमेंट्स थे खुदा के फेवर में, उनको काट के अपना मोरालिटी आर्ग्यूमेंट दे गया। तो बेसिकली जेन्युइन फिलॉसफी सिर्फ ग्रीक्स ने करी है।
मुसलमानों की जो फिलॉसफी है ना भाई, आप किसी को भी उठा लें, इब्ने अरबी को उठा लें, मुल्ला सदरा को उठा लें, गजाली को उठा लें, रूमी को उठा लें, अल्लामा इकबाल को उठा लें, मुसलमानों की सारी फिलॉसफी का जो बॉटम लाइन है वो सूफीज्म है। सूफीज्म यानी कि द यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि वहदतुल वजूद, यानी ला मौजूदा इल्लल्लाह, यानी कि मी एंड द गॉड इज वन। जो सारी मुसलमानों की फिलॉसफी का जो निचोड़ है ना वो ये है सूफीज्म। इसके अलावा मुसलमानों ने कोई फिलॉसफी नहीं करी। और ये फिलॉसफी भी शुरू हुई है, ये भी ग्रीक से शुरू हुई थी, वेस्टर्न ट्रेडिशन में। जो प्लोटाइनस था जिसने वो किताब लिखी अनियार्य में, ये दिख रही है आपको, द अनियार्य में पढ़ रहा हूं आजकल। प्लेटो के डायलॉग्स को इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये प्लेटो की फिलॉसफी में से उसने एक फिलॉसफी निकाली थी जिसको नियो प्लेटोनिज्म बोलते हैं। सूफीज्म इसी में, एमनेशन की जो थ्योरी है वो फिर इसी तो जेन्युइन जो काम है वो तो ग्रीक्स ने किया है, बाकी मुसलमानों ने सारा लेकिन सूफीज्म नया, सूफीज्म बहुत डीप फिलॉसफी है भाई, बहुत डीप फिलॉसफी है। लेकिन ये मुसलमानों की ने कोई इजाद नहीं करी, ये पुरानी फिलॉसफी है, ये हर रिलीजन में है। क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म भी है और जूइश कवाला भी है, और ये हर रिलीजन में मिल जाएगी आपको। तो ये कोई मुसलमान को पायनियर नहीं है इस थ्योरी के, इस पे बहुत काम किया, बहुत डीप फिलॉसफी है, लेकिन ये कोई जेन्युइन हमने इजाद नहीं करी। इसी तरह एक 12वीं 13वीं सदी में जो हमने बड़े बड़े फिलोसोफर पैदा किए, इब्ने सीना, इब्ने रुश्द, अल-किंदी, अल-फराबी, ये पहाड़ थे भाई। इब्ने सीना पहाड़ का नाम है, मैं बहुत दफा बता चुका हूं। इब्ने सीना भाई जैसे उस जमाने का आइंस्टाइन था, इब्ने सीना। इन लोगों ने साइंस में बहुत काम किया। देखिए हम लोग थोड़ा सा फर्क कर जाते हैं, साइंस में बहुत काम किया लेकिन फिलॉसफी इन लोगों की जेन्युइन नहीं थी भाई। फिलॉसफी वही एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी थी, और सिर्फ मुसलमानों की नहीं, उस दौर में जो लोग भी फिलॉसफी कर रहे थे वो एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी कर रहे थे। क्रिश्चियंस भी, ज्यूज भी और मुसलमान भी, सब अरस्तू के फलसफे पे फलसफा कर रहे थे। 4 लाइनें यहां, अल-फराबी ने पहली एग्जीजेसिस लिखी ना अरस्तू की, 40 दफा पढ़ा उसको इब्ने सीना ने। वो रोड पे बाहर निकल गया, समझ गया 40वीं दफा उसको मेटाफिजिक्स अरस्तू की। तो सारे लोग अरस्तू पर फलसफा कर रहे थे। वो कोई नया फलसफा, 2 लाइनें यहां ऐड कर दी, 2 लाइनें वहां ऐड कर दी, लेकिन काम सारा अरस्तू पर हो रहा था। तो ये जो नियो प्लेटोनिक फिलॉसफी है, इस पर मुसलमानों ने काम किया 12वीं 13वीं सदी में। कुछ लोगों ने रीजन को पकड़ लिया, वो मुतज़िलाइट्स बन गए, कुछ रीजन के अगेंस्ट हो गए, वो अशराइट्स बन गए, कुछ वो अपने जो कलाम वाले फिलोसफर हैं वो भी कोई जेन्युइन आइडियाज नहीं प्रोड्यूस कर सके। वो भी, यानी कि अगर कोई ग्रीक फिलॉसफी पढ़ के आपसे बहस करने आ जाए तो उसको जवाब कैसे देना है, ये कलाम है। अब वो कलाम वाले मुझसे लड़ना शुरू कर देंगे। भाई मैं पहले कह चुका हूं, मैं को लड़ना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फैक्ट ये है कि भाई मुसलमानों ने नया काम नहीं किया। फिलोसोफर्स ये बहुत डीप थे, और साइंस में तो पायनियर थे यार, इसमें तो बहस ही नहीं। पाकिस्तान में कोई सेकुलर एक साहब है, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि मुसलमानों ने साइंस में भी कोई काम नहीं किया। तो यार ऐसा तो नहीं करो यार, फिलॉसफी में नहीं किया ये तो मैं मान रहा हूं, सबको पता है, लेकिन साइंस में तो पूरी दुनिया मानती है कि यार पायनियर से 12वीं 13वीं सदी में यार। तो ऐसा नहीं करो यार, ये बड़े लोग थे, ये इब्ने सीना, ये गजाली, ये सब लोग बहुत बड़े थिंकर्स थे। ठीक है, आप उनसे इख्तिलाफ, मैं गजाली की बहुत सारी चीजों से इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन ये कहना कि वो भाई पहाड़ का नाम था। लेकिन इमाम गजाली की फिलॉसफी भी सूफीज्म है ना यार, बॉटम लाइन तो यही है। तो कहने की बात यह है कि मुसलमानों ने या तो नियोप्लेटोनिज्म पे काम किया या एरिस्टोटेलियनिज्म पर काम किया। जेन्युइन फिलॉसफी आपको कम मिलेगी। लेकिन अगर कोई जेन्युइन फिलोसोफर जिसने दुनिया को हिला के रख दिया, वो था भाई इब्ने खल्दून। ये माकियावेली ने क्योंकि हिस्ट्री की बात की ना, तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि इब्ने खल्दून से शुरू हुआ था ये काम। देखिए मैं आपको ग्रीक माइंडसेट समझाता हूं। ग्रीक्स हिस्ट्री को कुछ समझते ही नहीं थे। ग्रीक समझते थे हिस्ट्री सर्कुलर है। प्लेटो और एरिस्टोटल ये समझते थे कि आज जो हम सोच रहे हैं, 5000 साल पहले कुछ इंसान ये सोच के जा चुके हैं। वो समझते थे कि हिस्ट्री प्रोग्रेस ही नहीं करती। ये मैं आपको ग्रीक माइंडसेट समझा रहा हूं। ग्रीक्स हिस्ट्री को कुछ समझते ही नहीं थे। ग्रीक्स पर्टिकुलर्स को कुछ समझते ही नहीं थे, वो सिर्फ यूनिवर्सल्स को सच समझते थे। जो टाइमलेस, जो स्पेसलेस, रियलिटी सिर्फ टाइमलेस है, रियलिटी सिर्फ वो है यूनिवर्सल।
पर्टिकुलर की कोई अहमियत नहीं है। बात समझ रहे हैं? यानी कि मैं और सुकरात, मिसाल के तौर पे मैं और सुकरात कहीं जा रहे हैं, एक मिसाल के तौर पे कहीं जा रहे हैं। अब मेरे सामने एक दरख्त आया, तो मैं सुकरात को कहूंगा कि ए बच्चकल अजनबी, वो नीचा उसको बच्चकल बोलता था ना, तो सुकरात भैया ये देखो हमारे सामने एक दरख्त है, ये एक फैक्ट है। तो सुकरात कहेगा नहीं, ये फैक्ट क्या होता है? ये जो लफ्ज है ना फैक्ट, ये ग्रीक्स यूज ही नहीं करते थे। फैक्ट, फैक्ट क्या होता है भाई? वो फैक्ट वैक्ट नहीं मानते थे। पूरा ग्रीक फलसफा उठा के देख लो, वो फैक्ट को, वो लफ्ज यूज ही नहीं करते थे, फैक्ट। तो मैं सुकरात से कहूंगा कि भैया ये देखो, ये हमारे सामने एक दरख्त है, ये एक फैक्ट है। तो वो बोलेगा फैक्ट क्या होता है? खैर फैक्ट को तो वो कहेगा लानत भेजो, वो मुझे कहेगा ए खूबसूरत आदमी, ए बहादुर आदमी, ये जो दरख्त है ना, ये पर्टिकुलर दरख्त जो है ये इल्यूजन है, असल दरख्त तो वो है यूनिवर्सल दरख्त। तो यूनानी जो थे वो डिडक्टिव लॉजिक यूज करते थे, वो समझते थे कि वो ट्रूथ है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव्स है। और ये जो दरख्त है ये तो इल्यूजन है, यानी ये दुनिया जो है ये इल्यूजन है, यानी पर्टिकुलर्स जो है वो इल्यूजन है। तो हिस्ट्री तो पर्टिकुलर है ना, हिस्ट्री पर्टिकुलर इवेंट्स को बोलते हैं ना भाई, आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, ये पर्टिकुलर इवेंट्स है ना। तो यूनानी तो पर्टिकुलर्स को मानते ही नहीं थे, तो यूनानी हिस्ट्री को मानते ही नहीं थे, यानी हिस्ट्री की कोई वैल्यू ही नहीं थी। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इब्ने खल्दून की अहमियत। 13वीं सदी में, वो 13वीं सदी का था, 13वीं सदी का था। कहां का था ये? मेरा इजिप्शियन था, टूनिसियन था। देखो यार याद नहीं आ रहा बिल्कुल, इतना मेरा ख्याल है टूनिसियन था, ये टूनिसिया का था या इजिप्शियन था तो अरबिक साइड का ही, पर्शियन नहीं था ये। ज्यादातर जो मुसलमान बड़े गुजरे ना पुराने, वो सारे पर्शियन थे। ये जो सियासत्ता की 6 किताबें लिखी है ना, ये सारे पर्शियन थे। इमाम बुखारी, इमाम ये सारे माल, हाँ, इमाम मुस्लिम, ये सारे पीछे से पर्शियन थे। और भी जो बड़े बड़े उस जमाने के थिंकर्स थे वो सारे पर्शियन थे। मेरा ख्याल इब्ने सीना भी पीछे से पर्शियन था, लेकिन ये अरबिक साइड का था। ये मेरा ख्याल टूनिसियन था। अच्छा, तो इतनी बड़ी चीज था इब्ने खल्दून, यानी वेस्ट को पता ही नहीं था फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री किसे बोलते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि ग्रीक्स को तो हिस्ट्री की परवाह नहीं थी। इसी तरह रोमन्स को देखिए, रोमन क्रिश्चियंस थे ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुसलमानों ने ना ईस्ट को फतह किया था, इसलिए उन पर अपनी लैंग्वेज अरबिक इंपोज कर दी। क्रिश्चियंस ने वेस्ट को फतह नहीं किया था जंग लड़के, इसीलिए लैटिन लैंग्वेज क्रिश्चियनिटी पर इंपोज हो गई। यार कितनी बड़ी बात समझा दी मैंने आपको। 1 मिनट में कितनी बड़ा पॉइंट दे दिया मैंने आपको, बात समझे आप? तो ग्रीक्स को तो हिस्ट्री का पता नहीं था। क्रिश्चियंस जो थे ना, ये लोग जी रहे थे एंड ऑफ टाइम्स में। क्रिश्चियन माइंडसेट ये था कि हम तो एंड ऑफ टाइम्स में जी रहे हैं। अभी सेंट पॉल बोलकर गया था कि अभी हजरत ईसा आ जाएंगे भाई, अभी तो शादी भी नहीं करो, बच्चे भी नहीं पैदा करो, अभी तुम्हारी जिंदगी में हजरत ईसा आ जाएंगे, अभी किंगडम ऑफ गॉड कायम हो जाएगी। तो ये लोग तो जी रहे थे कि अभी दज्जाल आ जाएगा। जैसे पाकिस्तान में ना बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर, ब्रदर दज्जाल आने वाला है, ब्रदर दज्जाल आने वाला है, ब्रदर दज्जाल ऐसा होगा। उनको लगता है कि हम एंड ऑफ टाइम्स में जी रहे हैं, क्योंकि वो भाई फियर बहुत आसानी से बिकता है। फियर पर ना लोगों को जमा करना बहुत, फियर पर और नफरत पर लोगों को जमा करना बहुत, जो इंडिया में ये जो मोदी कर रहा है, नफरत पर लोगों को जमा करना जाहिल लोगों को बहुत आसान होता है। इनको पता ही नहीं है इंडियंस को कि मोदी कितना बड़ा बम रख के जा रहा है इनकी जड़ों में। ये रायता बहुत फैलेगा, अभी इनको अंदाजा नहीं है, हम तो गुजर चुके हैं ना इन चीजों से। अच्छा, तो ना ग्रीक्स को हिस्ट्री का पता था, ना क्रिश्चियंस को हिस्ट्री का पता था। वो समझते थे कि हम तो एंड ऑफ टाइम्स में जी रहे हैं। ये जो हिस्ट्री का इनको पता चला ना वेस्ट को, मैंने आपसे कहा ना वॉल्टेयर ने पहली दफा फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का लफ्ज यूज किया 17वीं सदी में। और फिर बाद में जब इनको हिस्ट्री का पता चला वेस्ट को, तो ये पागल ही हो गए। फिर वो हेगल ने वो हिस्ट्री को ही सब कुछ बना दिया कि जी हर चीज ही हिस्ट्री है। और हिस्ट्री का सफर है, और हिस्ट्री खुदा है, और कॉन्शियसनेस का सफर है, और हम ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस। और तो फिर फ्रेडरिक नीचा ने अपना वो जो मशहूर उसका
ऐसे है द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ हिस्ट्री। उसने कहा नहीं भाई हिस्ट्री ठीक है इंपॉर्टेंट है लेकिन हिस्ट्री सब कुछ नहीं है। और फिर हिस्टोरिसिज्म का कॉन्सेप्ट आया। हिस्टोरिसिज्म का कॉन्सेप्ट आया भाई, और इस पर बहुत ज्यादा काम किया फ्रेडरिक नीचा ने। देखिए हिस्टोरिसिज्म समझाऊं मैं आपको यार, हिस्टोरिसिज्म समझाऊंगा ना, हिस्टोरिसिज्म समझाऊंगा 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन चले मैं समझाता हूं। हिस्टोरिसिज्म इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपको रेनेसांस का जो पीरियड था ना, उसमें एक बहुत बड़ा जो माइंडसेट में शिफ्ट हुआ ना वेस्टर्न साइकी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं नोट कर लीजिएगा। उन्होंने ये बात रियलाइज करी कि इंसान का सबसे बड़ा वर्च्यू इंटेलेक्ट नहीं होता, उसकी विल सबसे बड़ी वर्च्यू होती है। देखिए इंटेलेक्ट तो बहुत सारे लोगों में होता है लेकिन हर आदमी कामयाब नहीं होता भाई। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो कभी कभी कामयाब नहीं भी हो पाते। रेनेसांस के दौर में वेस्ट ने यह समझा कि हमारा जो मेन वर्च्यू है ना वो इंटेलेक्ट नहीं है, वो हमारी विल है। ये बहुत बड़ा, और उनको यह पता चला कि हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि हम अगर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो हम अपने फेट के मास्टर बन सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं हिस्ट्री को। तभी तो बाद में आके मार्क्स ने लिखा ना कि हमें सिर्फ फिलोसफर बातें करके चलेगा, हमें एक्शन भी चाहिए। तो ये एक्शन की इंपॉर्टेंस इन लोगों में आई कि नहीं भाई इरादा बहुत बड़ी चीज है, हमारी इंटेंशंस हमारे एक्शंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन के इंटेलेक्ट। प्लेटो तो बोलकर गया था ना कि जी कॉन्टेम्पलेशन इज एक्शन, नहीं कॉन्टेम्पलेशन इज नॉट एक्शन। बातें करने से नहीं होता कुछ, विल एक्शन। तो ये एक माइंडसेट में शिफ्ट आया, इसका फाउंडर भी माकियावेली है यार। अच्छा तो हिस्टोरिसिज्म कहते हैं, देखिए हिस्टोरिसिज्म कहते हैं, तो मैं पहले थोड़ा सा आपको समरी दे दूं कि बात कहां से शुरू हुई थी। बात यहां से शुरू हुई थी कि माकियावेली ने इन लोगों को बताया कि अगर तुम्हें यह जानना है कि मुल्क कैसे चलाएं तो फलसफियों को नहीं पढ़ो, हिस्टोरियंस को पढ़ो। तो इधर से वेस्टर्न माइंडसेट में हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस शुरू हुई। ये पहला आदमी था जिसने कहा भैया फिलोसफर्स को छोड़ो, हिस्ट्री पढ़ो, पोलिबियस को पढ़ो, टैसिटस को पढ़ो और लिवी को पढ़ो। ये पोलिबियस और टैसिटस और लिवी जो है ये रोमन हिस्टोरियन। तो माकियावेली ने इन लोगों को समझाया कि आप रोमन रिपब्लिक की हिस्ट्री पढ़ो, उधर से सबक सीखो कि उन लोगों ने कैसे दुनिया को आगे लगाया हुआ था, पूरी दुनिया पे छाए हुए थे। तुम फिलोसोफर से पूछ रहे हो कि मुल्क कैसे चलाना है। तो यहां से हिस्ट्री, माकियावेली ने हिस्ट्री का जिक्र किया। फिर मैंने आपको बताया कि वेस्ट को हिस्ट्री का पता ही नहीं था, ना ग्रीक्स को पता था ना क्रिश्चियंस को पता था। हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी पे सबसे पहला आदमी इब्ने खल्दून था। 13वीं सदी में वो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री की बातें करके चला, सोशियोलॉजी की बातें करके चला गया। अब वो कुछ लोग ठीक है यार, उसने रेसिस्ट किस्म की बातें लिखी, किसने नहीं लिखी रेसिस्ट किस्म की बातें यार 13वीं सदी में? मुझे कोई एक किताब दिखा दो जिसमें रेसिज्म ना हो, औरतों के खिलाफ ना लिखा हो, जानवरों के खिलाफ ना, बच्चों के खिलाफ ना लिखा हो, गुलामों के खिलाफ ना लिखा हो। कांट लिख कर गया है कि इंटेलिजेंस तो सिर्फ व्हाइट रेस में, इस तरह का उसका एक जुमला है, यानी कंप्लीट इंटेलिजेंस। हेगल रेसिस्ट नहीं था, सिर्फ वेस्ट को दुनिया समझता था। तो कौन सा नीचा रेसिस्ट नहीं था? तो भाई इस तरह के जुमले पिक करना तो इब्ने खल्दून में, अबे अरस्तू में नहीं है। अरस्तू का हर पेज खोल लो, हर पेज में आपको एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट जुमला नजर आएगा। तो वो ठीक है इब्ने खल्दून ने कुछ बात, लेकिन किसने लिखा सोशियोलॉजी के बारे में सबसे पहले? किसने लिखा फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले? तो वो 500 साल आगे था अपने दौर से भाई। तो हाँ, तो मुस्लिम फिलोसफी की बात हो रही थी, मैंने कहा नियो प्लेटोनिज्म पे काम किया, एरिस्टोटेलियनिज्म पे काम किया, लेकिन ये नया काम नहीं था, नया काम किया इब्ने खल्दून ने। तो हिस्ट्री की बात हुई, माकियावेली ने कहा भाई हिस्ट्री पढ़ो, और हिस्टोरियन, फिर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री हेगल, और उसके बाद नीचा आया जिसने हिस्टोरिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। तो मैं आपको हिस्टोरिसिज्म समझाना चाह रहा हूं। नीचा ने बहुत काम किया हिस्टोरिसिज्म पे। हिस्टोरिसिज्म का मतलब यह है कि भाई हम आज जो कुछ हैं अपनी हिस्ट्री का प्रोडक्ट हैं, और हमने जो हिस्ट्री में डिसीजंस लिए वो आर्बिट्रेरी थे। अगर वो डिसीजंस हमने डिफरेंटली लिए होते तो आज हम डिफरेंट होते।
यानी हमारी कोई भी नॉलेज जेन्युइन नॉलेज नहीं है, रियल नॉलेज नहीं है। यानी हमने साइंस शुरू करी कॉज एंड इफेक्ट पर, तो करते 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 आज हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अगर हमने कोई और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे साइंस शुरू की होती, आज हमारे पास कोई और थ्योरी होती। इसको बोलते हैं हिस्टोरिसिज्म, कि हमारी कोई भी नॉलेज जेन्युइन नहीं है। हमारी सारी नॉलेज कुछ कंटिंजेंट इवेंट्स से होती हुई आई है। अगर वो कंटिंजेंट इवेंट्स डिफरेंटली ऑपरेट किए होते तो आज हम डिफरेंट नॉलेज रख रहे होते। यानी हर जमाने की अपना ट्रूथ होता है। ठीक है, किसी जमाने में डेमोक्रेसी अच्छी होगी, किसी जमाने में एरिस्टोक्रेसी अच्छी होगी, किसी जमाने में ओलिगार्की अच्छी होगी, किसी जमाने में टिरनी अच्छी होगी। वो रूसो का एक जुमला याद आ गया, लेकिन बात साइड ट्रैक हो जाएगी, इसलिए समझाने के लिए नहीं बोलता अभी। बड़ा अच्छा जुमला है। बात समझ रहे हैं? तो हिस्टोरिसिज्म इसको बोलते हैं कि हम रियल नॉलेज को नहीं जानते। हर सोच जो है वो अपने टाइम से बिलोंग करती है, और हर चीज हिस्ट्री पर कंटिंजेंट है। और समझ रहे हैं? तो वहां से तो भैया वहां से हिस्टोरिसिज्म का आगाज हुआ कि जी हिस्टोरिसिज्म किसे बोलते हैं। हिस्टोरिसिज्म कहते हैं कि हमारी कोई भी नॉलेज जेन्युइन नहीं है। अच्छा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल फिलॉसफी में, जिसका डायरेक्ट फाउंडर तो माकियावेली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये आइडियाज भी माकियावेली ही की फिलॉसफी से बोरो किए गए हैं। ये है कॉन्सेप्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, कि जी स्टेट के दरमियान और आम इंसानों के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, ये जो 3 पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट निकला है एक कॉन्सेप्ट में से जिसको कहते हैं द राइट्स ऑफ मैन। तो ये राइट्स ऑफ मैन और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो ने ये बातें करी, लेकिन ये बातें भी ड्राइव हुई हैं माकियावेलियन कॉन्सेप्ट में से ही। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। देखिए, ये जो यूनानी थे ना, ये जो ग्रीक्स थे, ये लोग ये अज्यूम करते थे कि इंसान एक सोशल एनिमल है। यानी एरिस्टोटल ये अज्यूम करता था कि मैन इज अ ह्यूमन एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, ह्यूमन एनिमल मैन इज अ सोशल एनिमल। यानी उन लोगों के नजदीक ये एक आम बात थी, ये एक कॉमन बात थी, ये एक एक्सपेक्टेड बात थी कि इंसान और सोसाइटी एक ही चीज है। वी आर अ सोशल एनिमल, वी आर सोशल एनिमल्स। यानी हम और सोसाइटी एक ही चीज है। लेकिन ये थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो ने आके एक नया कॉन्सेप्ट दिया स्टेट ऑफ नेचर का, कि नहीं जी, सोसाइटी और एक आम इंसान एक ही चीज नहीं है, स्टेट और एक आम इंसान एक ही चीज नहीं है। पहले इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। स्टेट ऑफ नेचर में इंसान अकेला रहता था, और स्टेट ऑफ नेचर में जिंदगी बहुत मुश्किल थी। जैसे वो मशहूर लाइन है ना थॉमस हॉब्स की, कि इन द स्टेट ऑफ नेचर द लाइफ वॉज सॉलिटरी, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। और हर इंसान को एक दूसरे से डर लगा रहता था। इसीलिए फिर इंसानों ने एक दूसरे से मामला किया, एक दूसरे से करीब आए और एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया और एक सोसाइटी बनाकर एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो ये जो बात के फिलोसोफर्स थे, इन्होंने ये कहा कि सोसाइटी पहले नहीं है, पहले मैन है, पहले इंसान है। इंसानों ने सोसाइटी बनाई है, सोसाइटी बाद में बनी है। पहले इंसान है, बाद में सोसाइटी है। अरस्तु क्या बोल के गया था कि सोसाइटी है फिर इंसान है, क्योंकि सोसाइटी ही में इंसान है। मैन इज अ सोशल एनिमल। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो जो लोग स्टेट ऑफ नेचर पर काम करके गए। देखिए, स्टेट ऑफ नेचर एक बहुत बड़ा आइडिया है, आप इसको डिसमिस नहीं कर सकते कि ये स्टेट ऑफ नेचर में इंसान कभी भी नहीं रहता था, ऐसा नहीं है।
वो स्टेट ऑफ नेचर में कैसे रहता था ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा आइडिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, इंसान पहले है और इंसानों के कुछ राइट्स हैं, उसके बाद सोसाइटी है। इंसान अपने वो राइट्स सरेंडर करेगा तो स्टेट उसको कुछ देगी, और ये सब कुछ होगा एक सोशल एग्रीमेंट के तहत, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। यानी मैं अपने, भाई आप अगर हुकूमत मुझे कह रही है कि यहां से सीधा मुड़ जाओ, तो मैं क्यों मुड़ जाऊं? मैं अपना राइट क्यों सरेंडर करूं? मैं अपनी लिबर्टी क्यों सरेंडर करूं? मेरे राइट्स पहले हैं, सोसाइटी बाद में। इसलिए हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू होंगे। मैं अपने राइट सरेंडर करूंगा और स्टेट मुझे प्रोटेक्शन देगी, मेरी लाइफ की प्रोटेक्शन देगी, मेरी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन देगी, मेरी लिबर्टी की प्रोटेक्शन देगी। तो फिर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक नया कॉन्सेप्ट आया। ग्रीक्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। समझ रहे हैं? यूनानियों में सोसाइटी पहले थी, लेकिन ये जो मॉडर्न फिलोसोफर्स आए इसमें इंसान पहले आ गया। यानी कि जो ग्रीक कॉन्सेप्ट था ना, वो ये था कि सोसाइटी पहले है और इंसान की कुछ ड्यूटीज हैं सोसाइटी की तरफ। लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का और नेचुरल राइट्स का, उसमें यह कि नहीं, इंसान पहले है, इंसान के कुछ राइट्स हैं, वो राइट्स आप गारंटी करोगे तो फिर वो ड्यूटीज भी वो करेगा। यानी ड्यूटीज पहले हैं, ये सुकरात कहता था, ये एरिस्टोटल कहता था, और आज मॉडर्न जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो के बाद, वो कहते हैं कि नहीं, पहले राइट्स हैं उसके बाद ड्यूटीज हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी यूनानियों में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कोई तस्वुर नहीं था। वो समझते थे कि ये हिरार्किकल है, भाई गॉड है, उसके बाद किंग है और किंग के राइट्स हैं और किंग हम पे हुकूमत करेगा। लेकिन ये जब रिफॉर्मेशन के बाद चेंजेस आई, चर्च से जान छूटी, बादशाहों से जान छूटी, रिपब्लिक सामने आने लगी, तो फिर उन्होंने ये स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, स्टेट ऑफ नेचर में इंसान अकेला होता था और एक इंसान दूसरे से डरता था, हर इंसान एक दूसरे से लड़ता था। इसलिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर इंसान ने कहा कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग अपने राइट्स सरेंडर करेगा ताकि उसको कुछ स्टेट उसको कुछ राइट्स दे सके, उसको प्रोटेक्शन दे सके। तो ये भी कॉन्सेप्ट मैंने लियो स्ट्राउस की एक किताब है थॉट्स ऑन माकियावेली, जब मैंने वो बुक पढ़ी तो उसमें लियो स्ट्राउस ने लिखा कि ये जो राइट्स ऑफ मैन का कॉन्सेप्ट है या जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये भी डायरेक्टली माकियावेली से आया है। उसने ये टर्म्स यूज नहीं करी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी माकियावेलियन कॉन्सेप्ट है। देखिए जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि माकियावेली जो है वो किस बैकग्राउंड में काम कर रहा था। देखिए, इटली उस जमाने, माकियावेली ने ना इटली का तबाही उसने देखी कि इटली किस तरह से तबाह हो रहे। कुछ शहर पोप के अंडर में हैं, कुछ शहर होली रोमन एम्पायर के बादशाहों के अंडर में हैं, कुछ शहर रिपब्लिक हैं, कुछ स्पेन के साथ साजिशें मिलकर कर रहे हैं, कुछ फ्रांस के साथ साजिशें मिलकर कर रहे हैं, कुछ जर्मन ट्राइब्स के साथ साजिशें मिलकर कर रहे हैं, कुछ ऊपर भी जो स्कैंडिनेव, स्वीडन वगैरह के साथ, हॉलैंड वगैरह के साथ, कुछ अजीब ही सारी दुनिया का एक पंगा जो है वो रोम में हो रहा है, कोई शहर उसके साथ है, कोई शहर उसके, अजीब बंटवारे हुए हैं। तो माकियावेली ये चाहता था कि इटली लिबरेट हो। इटली कोई ऐसा छोटा मुल्क नहीं है कि सारे उसको मिलके खा रहे हैं। फ्रांस था भी नहीं जब रोमन एम्पायर थी, स्पेन का पता भी नहीं था जब रोमन एम्पायर थी, रोमन एम्पायर की कॉलोनी थी स्पेन। फ्रांस में जाके क्या करके आया था जूलियस सीजर? ये साले कल के बच्चे ये हमें कैसे खा रहे हैं? पोप का नामो निशान तक नहीं था जब रोमन रिपब्लिक थी। वो उसके दिमाग में वो माजी था, वो समझता था कि बाय हुक और बाय क्रुक एक ऐसा प्रिंस आए जो सारे इटली को यूनाइटेड कर दे। चाहे चर्च से लड़ना पड़े वो शहर लेने के लिए, चाहे इन अमीर फैमिली से लड़ना पड़े, चाहे कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स को गिराना पड़े, रिपब्लिकन सिटीज को। यानी होली रोमन एम्पायर से भी लड़े, पोप से भी लड़े, और जो इंडिपेंडेंट फैमिलीज जो फ्रांस की सपोर्ट से, कोई स्पेन और फ्रांस की फैमिलीज का पुराना फड्डा था ना, मेडिची फैमिली और वो स्पेन की फैमिली का क्या नाम है,
ऑसबर्ग फैमिली, इन दोनों फैमिलीज का पुराना पड़ा था। वो चाहता था कि भाई कोई ऐसा प्रिंस आए जो बाय हुक और क्रुक इन सबको निकाले यहां से और इटली को लिबरेट करे। हेगल ने भी जो माकियावेली की तारीफ लिखी है उसमें यही लिखा है ना कि माकियावेली और ये सजेशन ना देता कि झूठ बोलो, धोखा दो, कत्ल करो, कुछ भी करो, तो वो और क्या मशवरा देता। अगर वो ये मशवरा किस तरह से इटली को और वो जो प्रिंसली फैमिलीज थी, वो जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे कैसे जान छुड़ाते, इटली को कैसे यूनाइटेड, यही मशवरा था उसके पास जो उसने दिया। हेगल तो नेगेटिव और पॉजिटिव में चलता है ना, तो वो समझता था कि माकियावेली की सजेशंस वैलिड थी। अच्छा जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है इसका सब्जेक्ट जो है ये डील करता है पावर से, और माकियावेली जो है वो पावर के बारे में बातें बताकर गया। आपको सरप्राइज करूं, माकियावेली की बुक में पावर का जिक्र ही नहीं है। ये जो बुक है द प्रिंस, लोग इसको बताते हैं कि इसमें को पावर टैक्टिक्स लिख दी है उसने। इसमें मुझे नहीं पता कितनी दफा पावर का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन उस सेंस में नहीं हुआ जो पावर, जिसको पावर माकियावेली तो पॉलिटिक्स का और पावर का कोई कनेक्शन ही नहीं समझता। माकियावेली तो समझता है पॉलिटिक्स की जाती है ग्लोरी के लिए, ग्लोरी के लिए, जैसे रोम ने ग्लोरी दुनिया में हासिल करी थी ना, रोमन एम्पायर ने या रोमन रिपब्लिक ने जिस तरह से ग्लोरी, ये समझता है कि पावर, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये तो बड़े पेटी आइडियाज हैं, आप ग्लोरी के लिए जी रहे हैं। तो माकियावेली ने पावर का लफ्ज यूज नहीं किया। भाई किया होगा तो एक दो बार किया होगा, मुझे नहीं पता कितनी बार किया, लेकिन ये कोई पावर की बुक नहीं है कि पावर कैसे हासिल, लोग पता नहीं क्या पावर, इसने पूरी किताब में पावर का जिक्र नहीं किया भाई। ना इससे पहले जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ना रोमन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने किसी ने पावर का लफ्ज यूज नहीं किया। एरिस्टोटल ने वर्च्यूज की बात की है, यानी वो प्लेटो और एरिस्टोटल ये समझते थे कि पॉलिटिक्स होती है पब्लिक गुड के लिए, पावर का तो उन्होंने भी जिक्र नहीं किया। पावर का जिक्र पहली बार थॉमस हॉब्स ने किया है। तो माकियावेली पे जो पावर का डाल देते हैं, माकियावेली का कोई ताल्लुक ही नहीं है पावर से। इनडायरेक्टली आप वो ड्रॉ कर लें कि उसने ये बताया कि प्रिंस जब एक दफा प्रिंस बन जाए तो उसको कैसे सस्टेन करे, लेकिन पावर का लफ्ज नहीं है, वो ग्लोरी के लिए काम कर रहा है। अच्छा जी, ये बात जानना बहुत जरूरी है, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये जो बुक है ना, इसमें माकियावेली ने बताया है कि कितनी तरह की हुकूमतें होती हैं, और ये बुक लिखी गई है नए प्रिंस के लिए। ये बॉटम लाइन समझना बहुत जरूरी है। ये हर प्रिंस को मशवरे नहीं दे रहा कि ये कर लो, ये नहीं। ये बुक लिखी गई है न्यू प्रिंस के लिए, यानी आप अगर एक नया शहर फतह करें जाके तो कैसे करें, यानी ये बुक बेसिकली बता रही है रेवोल्यूशन कैसे लाएं। तो वो अरस्तु के वर्च्यूज फॉलो करके रेवोल्यूशन तो नहीं ला सकते आप। भाई अरस्तु, देखिए आपको एक बात बताता हूं, अरस्तु की जो किताब थी ना, माकियावेली से पहले सबसे बड़ा पॉलिटिकल फिलोसोफर अरस्तु था ना। अरस्तु ने मशवरे दिए हैं, हुकूमत ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हुकूमत हासिल कैसे करो ये तो बताओ, ये नहीं बताया अरस्तु ने। नहीं समझे भाई, इनकिलाब कैसे लाएं ये तो बताओ। इनकिलाब लाने में तो कत्लो गारत होगी ना। देखिए, जस्टिस इंप्लीमेंट करने से पहले इनजस्टिस होता है, ये तारीख है इंसानों की। भाई अमन लाने से पहले जंग होती है, ये इसी तरह होता है, आप कहीं से भी पढ़ लें। पहले केओस होता है, उस केओस को मैनेज किया जाता है, उसके बाद लॉज इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो ये बुक है नए प्रिंस के लिए कि एक नया प्रिंस क्या करे, किस तरह से नई प्रिंसिपैलिटी हासिल करे। तो जाहिर सी बात है उधर तो जुल्म करना पड़ेगा। अरस्तु के वर्च्यूज हासिल कर, अरस्तु के वर्च्यूज पे चल के आप कोई शहर फतह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और अरस्तु ने तो बताया भी नहीं कि शहर कैसे फतह करना है। अरस्तु ने तो बताया कि जी एक आदमी लीडर बन गया, वो ये करे, ये। अबे लीडर बनने के बाद तो सब मशवरा देने को खड़े हो जाते हैं, लीडर बने कैसे, शहर फतह कैसे करें। इस तरह नहीं है कि इसने बताया कि जुल्म करो, ये करो। इसने सिर्फ बताया है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि लीडर को ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं जो अनजस्ट होते हैं, यानी इनजस्टिस। ये नहीं कह रहा कि जाके अंधी मचा दो, नहीं। कब आप जस्टिस करके इनकलाब नहीं ला सकते भाई। इनकलाब लाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ इनजस्टिस करना पड़ता है।
ये मशवरे इसके ईवल हैं, लेकिन बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको कि भाई ये इनकलाब के मशवरे हैं। यानी ये नहीं कह रहा कि गन करो फॉर द सेक ऑफ गन, जुल्म करो फॉर द सेक ऑफ जुल्म, नो। इसका कौन ये चाहता था कोई एक ऐसा ताकतवर आए, जैसे वो सिजारी बोर्जिया था, वो पोप का बेटा था, उसके साथ पूरी रोमन यानी जो क्लर्जी थी वो थी, सारे बिशप्स खड़े थे, पोप का बेटा था, उसने रोमानिया में जाके 6-7 शहरों में अमन कायम कर दिया। इसको अच्छा लगा कि यार इसके अंदर वर्चू है। जुल्म किया लेकिन उसने मैनेज कर लिए वो 6-7 शहर। ये समझता था कि सिजारी बोर्जिया पूरे रोम को एक कर सकता है। उसने उसकी बड़ी तारीफें करी, लेकिन फिर वो उसका बाप मारा गया, उसका बाप जो पोप था वो मारा गया, और फिर ये मारा गया तो उसके पीछे से सपोर्ट सारी हट गई, और फिर वो भी बीमार हो गया, फिर वो भी उसको भी बाद में उसकी सारी ताकत ले ली गई। यानी वर्च्यू और फॉर्च्यूना ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इस किताब में भी और ये इसके डिस्कोर्सेज में भी। ये दोनों वर्ड्स मैं आपको समझाऊंगा। वर्च्यू से मुराद ये है एक्शन, और फॉर्च्यूना से मुराद ये है कि लक। आप लक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसने लक के लिए वर्ड यूज किया, फॉर्च्यूना इज अ वुमेन, औरत है वो, और अगर आप मर्द हैं तो उसको कंट्रोल कर लेंगे। अगर आप कड़क मर्द है ना तो उस औरत को कंट्रोल कर लेंगे आप। ये मैं अपनी तरफ से लफ्ज नहीं बोल रहा हूं, यही वर्ड्स इसने यूज किए। इसने तो और भी सख्त वर्ड्स यूज किए हैं। इसने कहा उस फॉर्च्यूना को जवान मर्द पसंद आते हैं, और इसने कहा, यानी ये कितनी बड़ी बात है। हमेशा से पॉलिटिकल फिलोसफर्स ये कहते थे कि लीडर बुढ़ा होना चाहिए, ये कह रहा है लीडर जवान होना चाहिए। प्लेटो की रिपब्लिक में ये लिखा है ना। अब मुझे याद नहीं आएगा क्या एज है, बहुत पहले रिपब्लिक पढ़ी थी यार, उसने तो एज भी बताई है ना कि इस एज के बाद का जो लीडर होगा वो लीडर होगा। 45 है या 40 है। इसी तरह अरस्तु ने भी अपनी किसी किताब में एज बताई है, इस वक्त याद नहीं आ रहा है मुझे। ये जुमले असल में मैंने सोचे नहीं थे ना, अचानक से दिमाग में आ गए। तो इसने बोला लीडर जवान होना चाहिए। कितनी नई बात है। वर्च्यू और फॉर्च्यूना पे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि इसने क्या बोला है। अच्छा जी, ये प्रिंस पे 2-4 मिनट बोलता हूं। बहुत बड़ी किताब है जी। उस जमाने में ये एक आम बात थी कि प्रिंस के लिए किताबें लिखी जाती थी। इन किताबों को बोलते थे मिरर टू द प्रिंस। जैसे ही किसी बड़े आदमी का प्रिंस पैदा हुआ, बचपन से ही उसको किताबें मिलना शुरू हो जाती थी, मिरर टू द प्रिंस। और उन किताबों में लिखा होता था सच बोलो, नमाजें पढ़ो, अपना गॉस्पेल्स प्रीच करो, बाइबल पढ़ो। इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसने ऐसा कुछ, ये जो है ना द प्रिंस, दुनिया की जो 100 बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंशियल किताबें हैं ना, ये उनमें से एक है। कौन सा लीडर ऐसा है जिसने, भुट्टो साहब को पसंद थी ये किताब, स्टॉलिन की फेवरेट बुक थी ये, कौन निक्सन की सराहने पे पड़ी होती थी। अब खैर ये नाम तो मैसोलिनी तो डिक्टेटर था, वो उसकी फेवरेट बुक थी। पता नहीं कौन कौन से लीडर्स की ये फेवरेट बुक थी ये द प्रिंस। तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी बुक है भाई। अच्छा जी, कुछ लोग ये समझते थे कि इट्स अ बुक ऑफ ट्रिक्स दैट रिवील द ट्रिक्स। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ सैटायर। रूसो ये समझता था कि ये सैटायर लिखी है माकियावेली ने ताकि दुनिया को बता सके कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। तो ऐसा नहीं है, ये सैटायर नहीं है, ये उसने ओरिजिनल जेन्युइन मशवरे हैं जो लोरेंजो दे मेडिची को दिए हैं। माकियावेली ये समझता था कि जो लीडर अपनी ताकत से लीडर बनता है ना, अपने वर्च्यूज से फॉर्च्यूना को कंट्रोल कर लेता है, वो ज्यादा पावरफुल लीडर होता है। यहां पर इसने मिसाल दी हजरत मूसा की, साइरस की जो पर्शियन था, और रोमुलस की जिसने रोमन एम्पायर कायम करी थी। उसने रोमन एम्पायर, रोमुलस ने अपने भाई को मारा था, अपने सगे भाई को कत्ल किया था रोमन एम्पायर क्रिएट करने के लिए। और माकियावेली ने उसकी तारीफ करी कि 2 लोग होते तो एम्पायर कभी भी नहीं स्टैब्लिश हो सकती थी। साइरस ने कितने कत्ल किए थे अपनी हुकूमत के लिए। हजरत मूसा ने जब कौम को लेकर आए, यहां पर आए, ऊपर गए, वापस आए तो कौम कितने कंट्रोल करने के लिए। तो ये कह रहा है भाई उन लोगों में वर्च्यू था, उन्होंने कंट्रोल किया। अच्छा जी, इस बुक की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दोजख का लफ्ज यूज नहीं हुआ, आफ्टर लाइफ का लफ्ज यूज नहीं हुआ, सोल का लफ्ज यूज नहीं हुआ, क्रिश्चियनिटी का लफ्ज यूज नहीं हुआ, जजमेंट डे का लफ्ज यूज नहीं हुआ। हाँ, जजमेंट डे का बड़ा सीन था ना, जजमेंट डे। अच्छा, अगर हम बुरा करेंगे तो जजमेंट डे। इसने कहा कौन सा जजमेंट डे?
वो अख्तर उस्मान का एक शेर याद आ गया, कुछ नहीं जहान में और कुछ नहीं जहां के बाद, मातम रफ्तागा है बस मातम रफ्तागा के बाद। रफ्तागा मतलब पास्ट। खैर, तो ये इसने जजमेंट डे का लफ्ज यूज नहीं, कोई मौत, कोई मरने के बाद, कोई हर किताब में मरने के बाद इसने लफ्ज यूज नहीं किए भाई। अच्छा, एक बात बता दूं, उस जमाने में ना पॉलिटिक्स में रिटोरिक की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। रिटोरिक, सारी ग्रीक डेमोक्रेसी उठा के देख लें, लच्छेदार बातें। सारी रोमन रिपब्लिक उठा के देख लें, लच्छेदार बातें। वो समझते थे सियासत का एंड ही रिटोरिक है, आपको लच्छेदार बातें आनी चाहिए, ऐसी लच्छेदार तकरीरें करनी आनी चाहिए, आपको भाषण देना आना चाहिए आपको। इसने ये किताब का जो एपिसल डेडिकेटरी लिखा, यानी कि जो जिस पहला पेज जो लिखा, जब इसने प्रिंस के नाम ये किताब करी, इसने जब इस किताब का एपिसल डेडिकेटरी लिखा, उसमें लिख दिया मैं लच्छेदार बातें नहीं करूंगा, मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा क्या करना है। अच्छा जी, इसने कहा कि प्रिंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ये जानता हो कि कब अपने वादे पूरे करने हैं और कब अपने वादे पूरे नहीं करने। वो इतना डरपोक ना हो कि जो कह दिया तो वो करना ही करना है। उसको ये आर्ट आना चाहिए कि कब अपने वादे पूरे करने हैं और कब अपने वादे पूरे नहीं करने। उसको ये भी पता हो कब गुड करना है, कब ईवल करना है। अगर आपको नहीं पता कि कब ईवल करना है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। यानी सारे रोमन वर्च्यूज, सारे ग्रीक वर्च्यूज यही कहते थे ना कि अपने वादे पूरे करो। उसने कहा नहीं, कोई वादे पूरे करने की जरूरत नहीं है। फ्रांस ने हमें बहुत दफा धोखा दिया है, हम उसके वादे पूरे करते रहे, उसने पीछे से हमें धोखा दे दिया, तो कोई जरूरत नहीं है वादे पूरे करने को। इस तरह की रेवोल्यूशनरी बुक भाई माकियावेली से पहले किसी ने नहीं लिखी। अच्छा जी, एक और मैंने कहा था ना कि मॉडर्न जो कैपिटलिज्म है उसके भी ताने बाने माकियावेली से मिलते हैं। एक जगह माकियावेली ने लिखा, इट इज ट्रूली अ वेरी नेचुरल एंड ऑर्डिनरी थिंग टू डिजायर टू एक्वायर। देखिए, प्लेटो आपको दौलत से रोक कर गया था कि दौलत के पीछे नहीं भागना। एरिस्टोटल आपको क्या बोलकर गया था कि जिंदगी का काम है मॉडरेशन। एक होती है लालच, एक होती है कंजूसी, बीच में मॉडरेशन। माकियावेली ने कहा कंजूसी करो। इसने लिखा है सेव द मनी, पैसे बचाओ। भाई अरस्तु ने आपको यह कहा कि मॉडरेशन, तो भाई माकियावेली ने कहा मॉडरेशन से आप अमीर नहीं होंगे, अमीर होंगे आप पैसे बचा के। तो पैसे बचाएं, जब एक दफा बच जाएं पैसे और आप अमीर हो जाएं, फिर आप जनरस हो जाएं, फिर आप चैरिटी भी करें। लेकिन पहले तो चौनी चौनी रोकें किसी की। अगर आप शुरू में ही गुर्बत में ही लोगों की हेल्प करना शुरू हो गए तो आप अमीर नहीं होंगे। आप अमीर नहीं होंगे तो बड़े होकर फिर आप किसी को हेल्प भी नहीं कर सकेंगे। तो इसने कहा पैसे रोको। और इसने कहा इट्स अ वेरी नेचुरल डिजायर टू एक्वायर। क्यों अरस्तु ये बोल के चला गया कि एक्वायर ना करो, चीजों के पीछे ना भागो? उसने कहा नहीं भाई, ये इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट है, एक्वायर, हासिल करो चीजें। कितना बड़ा फर्क है आप देखें। क्रिश्चियनिटी भी यही, क्रिश्चियनिटी ने तो हमेशा दौलत के खिलाफ बात करी है। माकियावेली पहला आदमी था जिसने कहा कि नहीं भाई, इट्स अ वेरी नेचुरल डिजायर टू एक्वायर। यही तो कैपिटलिज्म की स्पिरिट है। मैक्स वेबर जो है वो बहुत बड़ा आशिक था माकियावेली का। ग्रामची ने एक पूरा इसकी तारीफ में पूरा ऐसे लिखा है। मॉन्टेस्क्यू इसका बड़ा आशिक था, हेगल इसका बड़ा आशिक था, नीचा इसका बहुत बड़ा आशिक था। अच्छा जी, ये समझता था कि स्टेट का रिलीजन होना चाहिए और रिलीजन को यूज करना चाहिए। और इसने कहा कि प्रिंस चाहे अपनी जिंदगी में रिलीजियस हो या ना हो, लेकिन रिलीजन का इस्तेमाल जरूर करे। रिलीजन से स्टेट्स को जोड़ने में आसानी रहती है। वही मेरा ख्याल इमरान खान वाला सीन है ये कि जाती जिंदगी में जो मर्जी करो लेकिन रिलीजियस टच देते रहो। अच्छा जी, इसने इस पूरी बुक में क्रिश्चियनिटी का लफ्ज यूज नहीं किया। इसने अपने रिलीजन के लिए लफ्ज यूज किया, आर प्रेजेंट रिलीजन। समझ रहे? इसने ये नहीं कहा क्रिश्चियनिटी। डिस्कोर्सेज में इसने क्रिश्चियनिटी का लफ्ज यूज किया है, लेकिन द प्रिंस में इसने क्रिश्चियनिटी का लफ्ज यूज नहीं किया। इसने कहा आर प्रेजेंट रिलीजन। कहने का मतलब यह है कि रिलीजन सारे इंसानों के बनाए हुए हैं
और ये तो प्रेजेंट रिलीजन है हमारा, यानी कि आजकल हमारा ये रिलीजन है। और ये समझता था कि पेगन रिलीजन क्रिश्चियन रिलीजन से बेहतर है, तभी तो चर्च को इससे नफरत थी। इस बुक में जी सबसे, बल्कि इन दोनों बुक्स में जो सबसे लंबा चैप्टर है वो कॉन्स्पिरेसीज पे है, साजिशों पर। ये समझता था कि एक प्रिंस जो है उसको इतना होशियार होना चाहिए कि वो साजिशों को पहचान सके, साजिशों का तोड़ कर सके, और जहां जरूरत पड़े वहां साजिशें भी कर सके। ये बहुत जरूरी है। इसने इस किताब में लिखा, एक जगह और इसने एक जुमला लिखा कि जितने नबियों के पास तलवार थी वो सारे नबी कामयाब हुए, और जितने नबी अनआर्म थे वो नाकाम हुए। इससे बड़ा हमला जीसस क्राइस्ट पे कोई कर सकता है? यानी ये बेसिकली कह रहा है कि जीसस क्राइस्ट वाज अ फेल्ड प्रॉफिट। भाई जीसस क्राइस्ट तो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। 1 बिलियन से पता नहीं कितने, 2 बिलियन के ऊपर क्रिश्चियंस हैं दुनिया में, और ये कह रहा है कि ही वाज अ फेल्ड प्रॉफिट। देखें, ये जो हजरत ईसा को सजा दी गई ना, क्रूसिफिक्शन जो है ना, ये एक ऐसी सजा है जो प्रॉफिट्स के लिए सही नहीं है, यानी एक डिसरिस्पेक्टफुल सजा है। तो ये बेसिकली कह रहा है कि भाई हजरत ईसा वाज अ फेल्ड प्रॉफिट। तो ये बहुत बड़ा अटैक है भाई। और ये कह रहा है जिन नबियों ने तलवार उठाई वो कामयाब थे। इसने हजरत मूसा का भी नाम लिया कि देखो ना, हजरत मूसा ने तलवार उठाई, वो वॉरियर, तो वो सक्सेसफुल थे। अच्छा जी, इसका एक बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट है फियर्ड और लव्ड का, जिसको बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कि जी इसने एक लीडर से पूछा कि लीडर को अ लीडर शुड बी फियर्ड और शुड ही बी लव्ड, ही अ लीडर शुड बी फियर्ड। ये बात सही है। इसने कहा लीडर, भाई फियर पे ही तो हुकूमत चलती है, और किस पे चलती है? आपको अगर हुकूमत का डर नहीं होगा तो आप तो सारे पुट्ठे काम करेंगे। मैं यहां कनाडा में रहता हूं, मेरी मजाल नहीं है मैं सिग्नल तोड़ दूं। एक दफा गलती से तोड़ दिया तो $600 का मुझे मेरी तस्वीर के साथ भेजा। वो बच्ची को, मेरी बेटी को वो है, वो मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना था, मैंने सिग्नल तोड़ दिया, इधर उधर देखा कोई नहीं था, घबराहट में $600 का भेजा मुझे। लेकिन फिर जब मैंने जज के सामने बताया, एविडेंस पेश किया कि जी वो ये है, उन्होंने माफ कर दिया। मेरी मजाल नहीं मैं सिग्नल तो लीडर, यानी स्टेट से फियर होना ये नेचुरल चीज है। यही तो थॉमस हॉब्स ने कहा था, हमने फियर पे ही तो सोसाइटी कायम की है। स्टेट ऑफ नेचर में फियर था ना, सब एक दूसरे से डरते थे, इसलिए इंसान करीब आए, सोसाइटी कायम की, कुछ चीजों पर एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट फियर पे तो हुआ है। तो इसको ऐसे बोल देना कि जी माकियावेली ने बोल दिया कि अ लीडर शुड बी फियर्ड। भाई तुम, ये किताब प्रिंसिपैलिटीज पे लिखी गई है, तो एक प्रिंस को मशवरे हैं। ये किताब की नेचर रिपब्लिकनिज्म है, तो ये एक समझ लें डेमोक्रेटिक लीडर्स को मशवरे हैं। मशवरे सेम है। हुकूमत से डर होना चाहिए। आपको हुकूमत का डर नहीं होगा तो आप सब जो मर्जी करो, फिर तो लॉ ऑफ जंगल हो जाएगा। अच्छा जी, एक पहली इंसानों में एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इंसान जो है वो थोड़ा सा इंसान है, थोड़ा सा डिवाइन है, हमारे अंदर एक डिवाइन स्पार्क है। माकियावेली ने कहा हमको आधा इंसान होना चाहिए और आधा जानवर होना चाहिए। ये इसमें लिखा है, इसने द प्रिंस में। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसने सारी पुरानी कन्वेंशन तोड़ दी। इसने कहा आपको आधा इंसान होना चाहिए, आधा जानवर होना चाहिए। पहले क्या कहते थे, इंसान में थोड़ा सा इंसान है, इंसान में थोड़ा सा डिवाइन स्पार्क है। इसने कहा कोई डिवाइन स्पार्क नहीं है, आपको आधा इंसान होना चाहिए, आधा जानवर होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कहां अपनी जानवरों वाली नेचर यूज करें, कहां लाइन बने, कहां फॉक्स बने। एक काम जो इसने बहुत अच्छा किया, वो जो सारे रोमन हिस्टोरियंस बोला करते थे ना कि जी रोमन्स में स्टोइक लीडरशिप थी, स्टोइक लीडरशिप, मार्कस ऑरेलियस स्टोइक थे और हमारे सारे लीडर्स स्टोइक थे। उस स्टोइक फिलॉसफी पर हमारी रोमन रिपब्लिक और रोमन एम्पायर ने दुनिया पर राज किया। इसने डस्टबिन में डाल दी ये बात उठा के। इसने बोला भाई रोमन एम्पायर में फ्रॉड था, वो कैसे धोखे देते थे, कैसे दूसरे मुल्कों को, ये इंपीरियलिज्म का जो कैसे कार्थेज के साथ किया, कैसे अपने भाई भाई को मार रहे जब रोमन एम्पायर बन गई। ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि ये बात सच है कि स्टोइक फिलॉसफी का बहुत असर है रोमन एम्पायर पे।
लेकिन उसने कहा ये रोमन एम्पायर स्टोइक फिलॉसफी की वजह से पूरी दुनिया में नहीं फैली थी भाई, ये फैली थी आपकी बदमाशी की वजह से, ये फैली थी आपकी साजिशों की वजह से, आपकी फोर्स की वजह से, आपके फ्रॉड की वजह से। उसने कहा जरा नीचे उतर आओ। स्टोइक फिलॉसफी, अब मार्कस ऑरेलियस ठीक है वो स्टोइक अपनी जात में था, लेकिन उसने जंगें नहीं लड़ी, उसने कत्ल नहीं किए लोगों को। इसको नफरत थी सीजर से और पॉम्पी से, दोनों से। क्योंकि देखे ना, सीजर और पॉम्पी की लड़ाई की वजह से ही तो रोमन रिपब्लिक जो थी वो रोमन एम्पायर बन गई और तबाह होना शुरू हो गई। ये समझता था कि सीजर हद से ज्यादा एम्बिशियस आदमी था और उसके अंदर पर्सनल एम्बिशंस थे कि मैं बादशाह बन जाऊं। भाई जब बादशाह है नहीं उस मुल्क में, तू बादशाह क्यों बनने की कोशिश कर रहा है? रोम में बादशाह नहीं थी ना, रिपब्लिक से 2 काउंसिल्स होते थे, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इलेक्ट होते थे। एक बड़ा बादशाह होता था, एक छोटा बादशाह होता था। छोटे बादशाह को सीजर बोलते थे और सीजर जो थे वो साहब उनके एम्बिशन ही और थे। इसको बहुत नफरत थी सीजर से कि यार उसकी वजह से रोमन एम्पायर जो थी वो बनी, रोमन रिपब्लिक टूटी। इतना पर्सनल एम्बिशन था उस आदमी के अंदर कि उसने मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया। हमारा भी एक लीडर है भाई, बड़ा पर्सनल उसके अंदर एम्बिशन था भाई, वो अभी खैर जेल में है, लेकिन वो कहता था मैं नहीं तो आग लगा दो पूरे मुल्क को। एक हमारा ऐसा लीडर लंदन में भी बैठा हुआ है। हमारी फौज जो है ना वो कहीं से भी उठा के देखो ना, अपने एक्सटेंशनों के चक्कर में 20-20 साल पाकिस्तान के जाया कर देते हैं। या हमारे जर्नल अपनी एक छोटी सी एक्सटेंशन के चक्कर में 20 साल जाया करवा देते हैं कौम के। और फिर कौम 20 साल उन लीडरों से लड़ती है, फिर उनसे जान छुड़वाती है, फिर ये कोई नया लीडर। आप लीडरशिप पैदा होना नेचुरल काम है भाई। आप थोड़ी देर अपने जरा, भाई इतनी रिटायर्ड जर्नलों को इतनी पेंशन मिलती है, फारिग बैठ के क्या करें भाई? आपको 20 लाख आ रहे हो, एक सिविलियन पेंशन आ रही हो, एक फौजी की पेंशन आ रही हो, सारे बच्चे सब सेट हो, बड़ा सा घर हो, ना कोई टेंशन, ना कोई आटा, ना दाल, ना पानी, ना, फिर आप यही सोचोगे ना कि एम्बिशियस ही बन जाओगे फिर आप। ये करंट जो पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है भाई, ये हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सर्विस की लड़ाई। हम समझ रहे हैं कि हम समझ रहे हैं इसमें पॉलिटिशियंस, ये मसला कब का हल हो चुका होता अगर ये आपस की लड़ाई ना होती। एक हफ्ते की मार नहीं थी ये मसला। एक कर्नल लेवल का आदमी मैनेज कर लेता है पार्लियामेंट हमारी भाई, मेजर लेवल का आदमी अदलिया मैनेज कर लेता है। औकात क्या है सिविलियंस की यहाँ पे। अच्छा, तो इतना ज्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं तो आप मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसलिए इसको नफरत थी सीजर से और पॉम्पी से। तो ये चाहता था कि भाई इटली लिबरेट हो, इटली आजाद हो जर्मन कब्जे से, फ्रेंच कब्जे से और स्पेनिश कब्जे से, और कोई एक ऐसा रूथलेस लीडर आए जो किसी की ना सुने और पूरा इटली एक कर दे। देखें असल में पता है लोगों को पता नहीं होता, माकियावेली ने 2 कॉन्स्टिट्यूशंस भी लिखे थे फ्लोरेंस के। आप गूगल करके पढ़ लें, वो कॉन्स्टिट्यूशंस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। वो रिपब्लिकन नेचर के कॉन्स्टिट्यूशन है। वो जो ट्राईपार्टिट, जो पावर डिविजन्स की उसने बात की है, बिल्कुल जो आजकल जो मॉडर्न होता है ना डिवीजन ऑफ पावर के, जी किसी एक इदारे के पास सारी पावर ना आ जाए, उस तरह की उसने रिपब्लिकन नेचर की दोनों कॉन्स्टिट्यूशन। मेडिची फैमिली के लिए भी लिखा था, नहीं सॉरी, मेडिची फैमिली के लिए तो उसने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी किताब। वो मेडिची फैमिली ने देखा ना कि जब मरने वाले उसको कोई काम दे दो, तो मेडिची फैमिली ने इस पर टॉर्चर भी किया था भाई। 6 सेशन इसने टॉर्चर के बर्दाश्त किए थे, 6 सेशन। उस टॉर्चर को बोलते हैं स्टपैडो। वो ऊपर से नीचे फेंकते बंदे को उल्टा बांध के ना, तो जमीन पे गिरने से पहले रोक लेते हैं, तो कंधे टूट जाते हैं आपके। 6 सेशन। और बाद में फिर पता चला कि ये मतलब किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व नहीं था, तो इसको छोड़ दिया। लेकिन इसको हाउस अरेस्ट रखा था वहां पे कि भाई फ्लोरेंस से ना इतनी दूर जाना, ना इतना करीब आना। वहां बैठ के फिर ये इसने सारी जिंदगी अपनी सारी किताबें वहां बैठ के इसने लिखी। अगर इसके साथ ये जुल्म ना होता तो ये किताबें ना लिखता यार, इतनी प्यारी प्यारी किताबें। तो अच्छा हुआ बेचारे के साथ जुल्म हुआ। इसने वहां अपनी किताब लिखी मैंड्रागोला। मैंड्रागोला एक प्ले है, उसकी कहानी सुनाऊं आपको? अगर कहानी सुनाऊंगा ना तो आपको मजा आएगा, उस माकियावेली की समझ में आएगी कि माकियावेली किस तरह का आदमी था। मैं कोशिश करता हूं 2 मिनट में मैंड्रागोला की कहानी सुनाऊं। मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा मजा आया। एक आदमी था, फ्रांस में रहता था पीछे से इटालियन। वो किसी एक हसीन इटालियन औरत के बारे में सुनता है। वो कहता है कि मुझे इस औरत को हासिल करना है, मुझे इस औरत के साथ सोना है। वो औरत जो होती है वो इटली में होती है। वो एक बहुत बड़े आदमी की
बीवी होती है वो आदमी बड़ा जाहिल होता है, जाहिल से मुराद ये कि बेवकूफ होता है, वो आदमी बड़ा बेवकूफ होता है। और ये जो आदमी होता है जिसको उसकी बीवी, और बीवी उसकी बहुत नेक होती है, बहुत हर संडे को चर्च में जा रही है और बहुत इबादत कर रही है और इस तरह की, लेकिन उन लोगों का कोई बच्चा नहीं होता, और उस आदमी की शदीद ख्वाहिश होती है कि मेरा कोई बेटा हो, मेरी इतनी बड़ी स्टेट है, ये किसके पास जाएगी। तो वो जो आशिक साहब होते हैं वो यहां आते हैं, एक कॉमन दोस्त को दोस्त बनाता है, उनकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, पता चलता है कि उनको बच्चा चाहिए, उनको बोलता है जाके उस आदमी को अपने साथ मिला लेता है और डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बन के जाके उसके मियां से मिलता है, उसके मियां को बोलता है अगर तुम अपनी बीवी को ये वाली जड़ी बूटी पिलाओगे ना तो तुम्हारी बीवी जिस आदमी के साथ पहली रात सोएगी वो आदमी मर जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम अपनी बीवी के साथ सो सकते हो और फिर तुम्हारा बेटा पैदा हो जाएगा। वो मियां जो होता है वो ऐसी दुनिया में घूम रहा होता है, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास, वो बोलता है चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। अब वो मसला ये होता है कि बीवी को कैसे कन्विंस करें। खैर वो ये जो आशिक साहब होते हैं ये एक प्रीस्ट को इन्वॉल्व करता है, वो देखते हैं ना बीवी बड़ी मजहबी सी है, रिलीजियस है, वो प्रीस्ट के पास जाता है, प्रीस्ट को इतने पैसे खिलाता है कि यार ये गेम डालना है, तू भी मिल जा हमारे साथ। प्रीस्ट कहता है हाँ ये तो मेरी पक्की मेरी फॉलोअर है, मैं इसको इतने पैसे दे दो, मैं इसको समझा दूंगा कि ये दवाई पियो। तो प्रीस्ट उसको समझाता है कि देखो भाई इंसान कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ जाते हैं, आपको एंड देखना चाहिए, एंड क्या है और मीन्स नहीं, तो कभी कभी आपको इस तरह की जरूरत होती है कुछ काम करने की। खैर बीवी कन्विंस हो जाती है कि चलो ठीक है मैं सो जाऊंगी उस बंदे के साथ, लेकिन वो कहती है वो बेचारा मारा जाएगा। वो कहती है, मौलवी कहता है कि क्या करें यार ऐसा होता है और अब क्या करें, और खैर वो बीवी कहती है ठीक है भाई। अब ये डॉक्टर जो आशिक होता है ये जाके उसके मियाँ को दवाई दे देता है, मैंड्रागोला जो दरख्त होता है उसकी जड़ से वो जो शरबत निकाला होता है और मियाँ जाके पिला देता है। और फिर मियाँ को इसने बोला होता है कि भाई तुम अपने नौकरों के साथ घर के बाहर खड़े हो जाना, जो भी शख्स पहला गुजर रहा उसको पकड़ना, बीवी के साथ सुला देना। और फिर यही जाहिल आदमी बन के रोड पे आशिक साहब जो होते हैं अपना गेटअप चेंज करके रोड पे जा रहे होते हैं सीटियां बजाते हुए, उसका मियाँ उसको पकड़ता है, बोलता है खाना वाना खाओगे, खाना वाना खिलाता है, बोलता है जाओ मेरे कमरे में मेरी बीवी के साथ सो जाओ। ये जाके उसकी बीवी के साथ सो जाता है। अच्छा अब जब ये अंदर जाता है आशिक, ये जाके बीवी को सब कुछ सच सच बता देता है, देखो भाई मैंने तुम्हारा जिक्र सुना था फ्रांस में, मैं फ्रांस से यहाँ आया, मैं तो फ्रांस में पला बड़ा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा जिक्र सुना था, मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, फिर मैं यहाँ आया, मैंने झूठ बोल के तुम्हारे मियाँ को बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, फिर तुम्हारे मियाँ ने मौलवी को पैसे खिलाए और फिर ये और वो। तो बीवी बोलती कोई बात नहीं चलो आ जाओ कर लेते हैं, अब सेक्स कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। यानी बीवी ने भी शायद जो रिलीजियस होने का एक गेटअप धारा हुआ था वो झूठ था या पता नहीं, और एंड में इस तरह का भी दिखाया कि ये सारा गेम जो है मियाँ ने खेला था, वो भी बेवकूफ नहीं था, यानी वो भी बेवकूफ नहीं था, और फिर ये तीनों ऐसे ही रहने लगे, इसी एडजस्टमेंट में सेट हो गए। यानी डॉक्टर ने ये बोला था कि जरूरी नहीं है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पहला आदमी जाके बीवी के साथ सोए जरूरी नहीं है कि वो मरे भी, कभी कभी बच भी जाते हैं। तो यानी तीनों ने एक फेक मोरालिटी का लवादा उड़ा हुआ था, तीनों के अंदर गेम अलग चल रहा था, कभी कभी आपको एंड हासिल करने के लिए। बहुत अच्छा प्ले है माकियावेली का, इससे आपको माकियावेली का भी पता चलेगा कि वो किस तरह का आदमी था। अच्छा जी मैंने बताया था कि इस बुक के चैप्टर 15 में इसने एक लफ्ज यूज किया इफेक्चुअल ट्रूथ, वो लफ्ज माकियावेली ने इजाद किया है। ये जो आज हम लफ्ज बोलते हैं ना फैक्ट, ये फैक्ट माकियावेली की इजाद है, उससे पहले यूज होता होगा लेकिन आज जिस मीनिंग में यूज होता है ना फैक्ट, भाई यूनानी तो इस दुनिया को इल्यूजन समझते थे ना, माकियावेली ने इस दुनिया को फैक्ट बना दिया। फैक्ट है भाई ये फैक्ट का लफ्ज जिन मानों में आज यूज होता है ये माकियावेली ने, माकियावेली से पहले इफेक्चुअल ट्रूथ का लफ्ज किसी ने यूज नहीं किया, किसी रेनेसेंस राइटर की किसी किताब में इफेक्चुअल ट्रूथ का जिक्र ही नहीं है। इफेक्चुअल ट्रूथ का वर्ड जिसको इटालियन जबान में विरिटाई विरटाली बोलते हैं, ये माकियावेली ने ये लफ्ज इजाद किया, इफेक्चुअल ट्रूथ, द इफेक्चुअल ट्रूथ ऑफ द थिंग रादर देन द इमेजिनेशन ऑफ इट। यानी प्लेटो समझता था ना वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जो पर्टिकुलर है ये तो सारा इल्यूजन है। माकियावेली ने कहा नहीं भाई ये फैक्ट है। ये जो डुअलिज्म्स में फंसा गया ना हमें प्लेटो, यार 2500 साल जाया कर गया इंसानों के, ये जो यूनानी हमें डुअलिज्म्स में फंसा गए, ये जो हमने अरे नहीं डिडक्टिव लॉजिक इंडक्टिव लॉजिक ये बकवास में हमें जो फंसा के, क्या डिडक्टिव क्या इंडक्टिव,
यही तो हिस्टोरिसिज्म है कि अगर वो बकवास नहीं की जाती तो आज हम कहीं और होते। हम इंडक्टिव डिडक्टिव उस चक्कर में फंस के हम आज यहां पहुंच गए। कार्ल मार्क्स से 300 साल पहले इसने कहा था, द फिलोसोफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट इज टू चेंज इट। ये उनमें 300 साल पहले सारे जो बड़े बड़े राइटर्स थे ना, फ्रांसिस बेकन, एडम स्मिथ, हॉब्स, लॉक, स्पिनोजा, ग्रामची, वेबर, कार्ल मार्क्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, सब ने इससे बोरो किया। इसका नाम भी नहीं लिया सिवाय मॉन्टेस्क्यू ने, उसको ग्रेट आदमी बोला, और हेगल ने भी बोला ग्रेट आदमी, बाकी उन्हें नाम छुपा लिया। एडम स्मिथ ने, बेकन ने, लॉक ने, हॉब्स ने तो बहुत बोरो किया लेकिन नाम छुपा लिया इसका। ये जो इस दुनिया को फैक्ट बनाया ना, ये इंसानी तारीख में बहुत मोमेंटस वाकया था भाई। तभी तो साइंस शुरू हुई जब हमने इस दुनिया को फैक्ट समझा और फिर फैक्ट्स जमा करना शुरू किए, जो वर्ल्ड ऑफ फैक्ट हमने रियलाइज करी। द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ साइंस इज बेस्ड ऑन द सोवरेनिटी ऑफ फैक्ट ओवर इमेजिनेशन। अच्छा जी, माकियावेली की ये जो दूसरी किताब है द डिस्कोर्सेस, इसमें भी मैंने सोचा कि इसके भी कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता दूं कि इस बुक में वो कह रहा है। ये किताब तकरीबन 4 गुना लंबी है, बड़ी है द प्रिंस से, और ये इसने अपने 2 दोस्तों को डेडिकेट की है जो प्रिंस बनने वाले थे। तो ये किताब बेसिकली रिक्वेस्ट पर लिखवाई गई थी, और ये जो किताब है द प्रिंस, ये तो इसने खुद ही एक तरीके से मेडिची फैमिली को लिखी थी। लोग कहते हैं कि ये उसकी जॉब एप्लीकेशन थी। आई डोंट नो यार, एक आदमी को आपने टॉर्चर किया हो और जेल में रखा हो, और पता नहीं वो मतलब क्या माकियावेली इतना इजी आदमी था कि फिर उन्हीं से नौकरी मांगेगा। बेसिकली इस किताब में ना लोग समझते नहीं है, इस किताब में जो प्रिंस है ना, द प्रिंस, वो खुद माकियावेली है। ये एक एसोटेरिक बुक है, इसमें बहुत बिटवीन द लाइंस लिखा है माकियावेली ने। तो बेसिकली माकियावेली मेडिची फैमिली को बता रहा है कि मुझे कितना आता है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, मुझे बहुत पता है। और इस किताब का प्रिंस खुद माकियावेली है, मेडिची नहीं है, लोरेंजो डी मेडिची नहीं है। तो डिस्कोर्सेस में बता देता हूं डिस्कोर्सेस में क्या लिखा है। देखिए जी, डिस्कोर्सेस में ये लिखा है, डिस्कोर्सेस का मेन जो पॉइंट है ना, देखिए अरस्तु हमें बताकर गया था कि तीन हुकूमतें अच्छी होती हैं और 3 हुकूमतें बुरी होती हैं। जैसे टिरनी बुरी होती है, जैसे ओलिगार्की बुरी होती है, जैसे डेमोक्रेसी बुरी होती है, और अच्छी हुकूमतें वो होती है जैसे मोनार्की अच्छी होती है, जैसे एरिस्टोक्रेसी अच्छी होती है, जैसे पॉलिटी अच्छी गवर्नमेंट्स वो होती हैं जहां जो लीडर्स हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करें, अपने इंटरेस्ट में काम ना करें। माकियावेली ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ दे, यानी आपको दरवेश लीडर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। लीडर्स और पब्लिक का इंटरेस्ट मीट कर जाए, हमें ऐसा सिस्टम बनाना है। ऐसा सेल्फलेस लीडर, कोई दरवेश टाइप का लीडर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यह बेसिकली माकियावेली ने समझाया कि एवरीवन विल ऑलवेज वर्क इन देयर ओन इंटरेस्ट, लीडर्स भी अपने इंटरेस्ट में काम करेंगे। आपको सिस्टम ऐसा बनाना है कि लीडर्स और आवाम का इंटरेस्ट मिल जाए, वहां पर एक ऑप्टिमम रिपब्लिक बन जाएगी। वो बोलता है लीडर्स आर ग्लोरी सीकिंग एंड पीपल आर सिक्योरिटी सीकिंग, वी हैव टू मैच देयर इंटरेस्ट। अच्छा जी, ये कहता है कि आपको अगर एक सक्सेसफुल स्टेट चाहिए तो आपको 2 चीजें चाहिए, एक गुड लॉज और एक गुड पुलिस। यार मेरा गला ना आज बहुत खराब है, आई एम रियली सॉरी, मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बहुत खराब है आज गला। और बात माकियावेली कहता है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल स्टेट चाहिए, आपको 2 चीजें चाहिए। क्या? एक गुड लॉज और एक गुड पुलिस, यानी एक ऐसा मैकेनिज्म जिनके थ्रू आप वो लॉज इन्फोर्स कर सके। पुराने फिलोसफर्स कहते थे ना, इंसानों के कैरेक्टर पे काम करो,
इंसानों को अच्छा और लॉस की तो जरूरत ही नहीं है। रिपब्लिक में प्लेटो का जो रिपब्लिक है उसमें आइडियल स्टेट यह है कि लॉस ही नहीं चाहिए, वकील ही नहीं चाहिए। थॉमस वो अपना यूटोपिया जो लिखा है उसने, थॉमस मूर की जो किताब है यूटोपिया, यार यूटोपिया का एक बड़ा अच्छा वाकया आ गया, सुनाओ आपको। एक दफा क्या हुआ, हमारी बेगम कहीं गई हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो यार यूटोपिया पढ़ते हैं। इतनी सी बुक है, मेरा ख्याल है 50 पेजेस की बुक है। हमने वो समर के दिन थे, हम पीछे बैकयार्ड में गए, कुर्सी उर्सी लगाई, चाय का कप बनाया, बैठे। हम समझे 1-2 घंटे में पढ़ लेंगे, 50 पेजेस की तो बुक है। लेकिन उसमें इतने ग्रीक और रोमन रेफरेंसेस आए, मैं 2 घंटे तक उस बुक से लड़ता रहा, 2 पेजेस भी नहीं पढ़ सका। फिर अपनी मेज पे आगे पढ़नी पड़ी, क्योंकि रेफरेंसेस वगैरह गूगल करने पड़ते हैं ना। तो उसमें वकीलों का जिक्र नहीं, उसमें लॉस का जिक्र नहीं। बहुत सारी बुक्स में वो समझते हैं कि आइडियल रिपब्लिक वो होगी जहां लॉस की जरूरत ही नहीं है। माकियावेली ने कहा ऐसा नहीं है भाई, अच्छी रिपब्लिक वो होगी जहां लॉज हो, अच्छे लॉज हो, और उनको इन्फोर्स करने का एक मैकेनिज्म हो। यानी आप देख रहे हैं कि इंसानों को जमीन पे ले आया। ये इसने जो एम्बिशियस गोल्स थे ना एरिस्टोटल के, प्लेटो के, मेटाफिजिकल, पता नहीं इंसान कहां, ये जमीन पे ले आया, सबको नीचे ले आया कि भाई इंसान बन जाओ, इसी दुनिया में रहो। लॉस चाहिए और लॉस को इन्फोर्स करने वाला भी चाहिए। अच्छा जी, इसने, ये पहला आदमी था जिसने पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में बोला कि जी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। इसने कहा कि इटालियन जो रोमन रिपब्लिक थी वो सक्सेसफुल इसलिए थी कि रोमन रिपब्लिक में जो पेट्रिशियंस थे और जो प्लेब्स थे, वो उन दोनों के दरमियान एक बहुत अच्छी टेंशन थी। ये इससे पहले ये बात किसी ने नहीं कही, इससे पहले ये बात कोई राइटर नहीं कह सका कि दो पॉलिटिकल फैक्शंस के दरमियान टेंशन होना अच्छी बात है। उसने लिखा इस टेंशन की वजह से प्लेब्स पेट्रिशियंस को चेक रखते थे, पेट्रिशियंस प्लेब्स को चेक रखते थे। इस टेंशन की वजह से रोमन रिपब्लिक ने इतनी तरक्की करी पहले 200-300 साल। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई राइटर नहीं लिख सका इससे पहले। सब हारमोनी की बातें करते थे, क्लासेस में हारमोनी होनी चाहिए, और ये उसने कहा नहीं, टेंशन होनी चाहिए, एक अच्छे लेवल पर टेंशन होनी चाहिए। अच्छा जी, ये हमेशा रिपब्लिक को प्रेफर करता था प्रिंसिपैलिटी से। ये समझता था कि फॉर्च्यूना जो है वो चेंज होता रहता है, यानी कि सरकमस्टांसेस, लक, चांस चेंज होता रहता है। तो लीडर जो होता है, अगर प्रिंस होगा, बादशाह होगा, तो उसका तो एक ही वर्च्यू होगा ना। और फॉर्च्यूना अगर चेंज हो गया तो आप एक हर नए रूप में तो नहीं ढाल सकते अपने आप को, एक हद तक आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मुल्क रिपब्लिक होगा तो वहां पर जैसा ही टाइम चेंज होगा, अवाम उसी तरह का एक लीडर ले आएंगे। एक ऐसा टाइम है जहां पर स्लो चलना है तो अवाम स्लो चलने वाले लीडर को अपॉइंट कर लेंगे। एक ऐसा टाइम है जहां फास्ट भागना है, अवाम फास्ट भागने वाले लीडर को अपॉइंट कर लेंगे। तो रिपब्लिक इसलिए ज्यादा बेहतर है कि रिपब्लिक में चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लीडरशिप चेंज हो सकती है, जबकि प्रिंसिपैलिटी में, बादशाहत में नहीं हो सकती। इसलिए यह प्रेफर करता था कि रिपब्लिक होना ज्यादा बेहतर है। रिपब्लिक लॉन्ग लास्टिंग होती है कंपेयर टू प्रिंसिपैलिटी या मोनार्की। अच्छा जी, इसने इस बुक के चैप्टर 3 में एक बहुत ही मशहूर जुमला लिखा जो बहुत मशहूर है। इसने लिखा कि इट इज, यानी जो भी लोग रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, उनको इसने बताया इट इज नेसेसरी टू हु एवर डिस्पोजेस अ रिपब्लिक एंड ऑर्डर्स लॉज इन इट टू प्री सपोज दैट ऑल मैन आर बैड and they always have to use the malignity of their spirit wherever they have a free opportunity of it। देखिए, कानून बनाते वक्त ये याद रखिए कि सारे इंसान बुरे होते हैं। ये पुराने लोग हमें बताकर गए थे ना कि इंसान अंदर से अच्छे होते हैं, और इसने कहा नहीं भाई, जब भी आप कानून बना रहे हो ये सोच के बनाएं कि इंसान बुरे होते हैं। वो कोशिश करेंगे खांचा ढूंढने की, उसमें से निकलने की। अच्छा जी, ये जो किताब है इसकी डिस्कोर्सेस, इसकी समरी ये है कि अपने इंस्टीट्यूशंस पर काम करें। जितने स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस होंगे उतना स्ट्रांग मुल्क होगा। इस बुक में इसने एक जगह यह भी लिखा कि क्रिश्चियनिटी
रहेगी 1660 साल तक या फिर 3000 साल तक। यह कहता था कोई भी रिलीजन 1660 साल से लेकर 3000 साल तक सरवाइव करता है, इससे ज्यादा कोई रिलीजन सरवाइव नहीं करता। बेसिकली ये उन लोगों को बता रहा है कि भाई क्रिश्चियनिटी भी मैन मेड है, जैसे जैसे दूसरे रिलीजन्स खत्म हो गए वैसे क्रिश्चियनिटी भी खत्म हो जाएगी। ये समझता था कि जहां पर अपने मुल्क की बात आ जाए वहां पर कोई जस्टिस और कोई इनजस्टिस नहीं होता। अपने मुल्क के लिए कुछ फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो जस्ट नहीं होते। जैसे सिसरो ने रोमुलस को माफ नहीं किया, रोमुलस ने अपने भाई को कत्ल किया था, सिसरो ने उसको माफ नहीं किया, माकियावेली ने उसको ग्लोरीफाई किया कि जी रोमुलस ने अपने भाई को मारा ताकि चेन ऑफ कमांड में 2 लोग ना हो, एक हो जाए, और फिर उसके बाद रोम ने इतनी तरक्की करी। तो सिसरो ने उसको माफ नहीं किया, जो रोमन लीडर था, लेकिन माकियावेली ने उसको ग्लोरीफाई किया कि ये अच्छी बात थी। देखिए, एक मुझे जो बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट है माकियावेली के साथ, देखिए मैं माकियावेली की बुरी टीचिंग्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, वो टीचिंग्स तो इवल हैं, लेकिन एक जो मुझे बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट है ना, वो ये है कि यार लीडर की और मुल्क के इंटरेस्ट को आप सेपरेट करके नहीं दिखा रहे हो। यानी समझ रहे, यानी आप ये समझ रहे, यानी मैं समझ जाऊंगा जी मैं लीडर हूं, मैं जो मर्जी करूं, यानी कहां पर लीडर का इंटरेस्ट एंड होता है, कहां पर मुल्क का इंटरेस्ट, यानी मुल्क और लीडर के इंटरेस्ट में इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए था, वो इसने नहीं किया। ये मेरा इस पर बहुत बड़ा इतराज है। ये समझता था कि वो मोरालिटी जो आवाम के लेवल पर होती है वो डिफरेंट होती है, लीडरशिप के लेवल पर जो मोरालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। आपको जब आप लीडरशिप पोजीशन पर होते हैं आपको कुछ डिसीजन ऐसे लेने होते हैं जो क्रूअल होते हैं। इसने उन फ्रॉड्स को, उन क्राइम्स को ऑनरेबल फ्रॉड्स कहा और ग्लोरियस क्राइम्स कहा। इसने जी इस किताब के चैप्टर 58 में लिखा कि जो मल्टीट्यूड का ओपिनियन होता है वो हमेशा बेहतर होता है इंडिविजुअल के ओपिनियन से। यानी कि पुराने जमाने में ये कहा जाता था ना कि नहीं 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 नहीं, आवाम तो बेवकूफ होती है, सिर्फ कुछ लोग होते हैं जिनमें विजडम होता है। इसने कहा नहीं, इसने कहा जो मल्टीट्यूड की वॉइस होती है ना, इट्स अ यूनिवर्सल ओपिनियन, और यूनिवर्सल ओपिनियन जो मल्टीट्यूड की, जो अवाम की ओपिनियन होती है वो सही होती है। एक और कमाल इसने किया जी, अपनी किताबों में मिरेकल का लफ्ज यूज नहीं किया। मिरेकल इसने मिरेकल का लफ्ज यूज नहीं किया, इसने यूज किया वर्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स। यानी समझ रहे हैं, यानी ये बताना चाह रहे हैं कि बाबा मिरेकल्स भी कुछ नहीं होते, ये इंसानों के बनाए हुए इवेंट्स हैं, वो तुमने उसको अब इवेंट्स मिरेकल्स के नाम से मशहूर कर दिए। मिरेकल्स कुछ नहीं होते। अगर बाइबल में लिखे हुए मिरेकल्स भी सही हैं तो फिर जो पेगन्स में तो ज्यादा मिरेकल्स होते हैं। जो रोमन पेगन सोसाइटी थी उनके तो ज्यादा मिरेकल्स थे, तो फिर वो भी सही थे, इसका मतलब उनको तुम गलत मान रहे हो। तो इसने मिरेकल्स का लफ्ज यूज नहीं किया, इसने लफ्ज यूज किया द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स। अच्छा जी, इसने एक जगह लिखा कि मैं अपनी सोल से ज्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं। मेरा नहीं ख्याल कि मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में किसी भी फिलॉसफर का इंपैक्ट माकियावेली से ज्यादा है। कोई भी पॉलिटिकल थिंकर माकियावेली से ज्यादा ओरिजिनल नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल थिंकर माकियावेली से बड़ी लेगेसी नहीं छोड़ सका। ये क्रिश्चियनिटी से इसलिए नफरत करता था कि क्रिश्चियनिटी इस दुनिया से नफरत सिखाती है। क्रिश्चियनिटी कहती है कि ये दुनिया तो कुत्ते का बाल है, ये दुनिया तो बंदर की हड्डी है, यानी इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, असल तो ग्लोरी अगले जहान की है। ये समझता था कि पेगन रिलीजन जो था, जो इनका क्रिश्चियनिटी से पहले का रिलीजन था, वो इस दुनिया में ग्लोरी हासिल करने को इंपॉर्टेंस देता था। वो समझता था ये दुनिया इंपॉर्टेंट है, और क्रिश्चियनिटी ने और प्लेटो ने आके जी अगली दुनिया के चक्कर में लगा दिया। तो इसको जो सबसे बड़ा चर्च पर और क्रिश्चियनिटी पर डिसएग्रीमेंट था वो ये था कि भाई इस दुनिया को भी तो अहमियत दो, अगली दुनिया के चक्कर में लगा दिया हम लोगों को। अगर चलो अगली दुनिया भी है तो फिर भी इस दुनिया को डिस्काउंट क्यों करो, ये भी तो इतनी अच्छी दुनिया है।
इधर भी तो ग्लोरी हासिल करो, इमोर्टैलिटी हासिल करो। ये समझता था कि जी हिस्ट्री में जितनी स्टेट्स बनाई गई वो इंसानों की खुद बनाई गई थी, चाहे रोमुलस ने बनाई हो रोमन एम्पायर, चाहे साइरस ने बनाई हो पर्शियन एम्पायर, चाहे हजरत मूसा ने बनाई हो जो उनको लेकर आए थे यहूदियों से और जूइश स्टेट कायम करी थी। ये समझता था सारी स्टेट्स इंसानों की बनाई हुई हैं। वो ऐसे डिवाइन एट्रीब्यूट्स असाइन करके वो एक लोगों से अप्रूवल लेने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन बनाई सब इंसानों की बनाई हुई थी। वही पुराना मसला, ये समझता था कि इंसानों में, लीडर्स में, कौमों में वर्च्यू होना चाहिए। वर्च्यू कहते हैं एक्शन को, वर्च्यू कहते हैं मर्दानगी को। अब ये थोड़ी सी पॉलिटिकल इनकरेक्ट लफ्ज है, लेकिन मैं क्या कहूं, विर्ट्यू का मतलब भी मर्दानगी है। ये समझता था कि एक्शन ज्यादा, जितना ज्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे उतना कम आप फॉर्च्यून पे रिलाय करेंगे। फॉर्च्यून इज अ वुमेन और विर्ट्यू इज अ मैन, मैनलीनेस। बल्कि इसने ये लफ्ज सिर्फ मर्दों के लिए यूज नहीं किया, ये समझता था कि औरतों में भी मर्दानगी हो सकती है। बल्कि इसने बड़ा अच्छा वाकया लिखा एक, वो कैटरीना सेफरोजा किसी एक प्रिंसिपैलिटी की थी, उसको जब पकड़ लिया और तो उसका जो किला था सामने, वो किले वाले सरेंडर नहीं कर रहे थे, तो उसने अपने कैप्टिव्स को, जिन लोगों ने कैप्चर किया हुआ था, उसको बोला कि भाई आप मुझे छोड़ें तो मैं जाऊंगी किले के अंदर और फिर इन लोगों को बोलूंगी कि सरेंडर करें। अच्छा, ये कैटरीना सेफरोजा से मिल भी चुका था 2-3 दफा। इसने जिससे भी जिंदगी में मुलाकात की उसकी बुराइयां लिखी, फ्रांस के सदर की, फ्रांस के बादशाह की भी बुराइयां लिखी, पोप की भी, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता ऐसा। अच्छा, कैटरीना की तारीफें लिखी है इसने। अच्छा, तो कैटरीना सेफरोजा जो थी, उसने जो कैप्टर्स थे उन्होंने बोला हम तुम्हें क्यों छोड़ दें, तो वो बोलती मेरे बच्चे रख लो। भाई माँ अपने बच्चों से ज्यादा तो किसी को नहीं चाहेगी ना कि मेरी बच्चे रख लो, मैं अभी जाती हूँ और सरेंडर करवाती हूँ और तुम लोग आ जाना। वो कहते हैं चलो ठीक है। वो जाती है, दरवाजा खुला के ऊपर जाती है और ऐसे करके अपना स्कर्ट ऊपर करती है और अपना उनको जिस्म दिखाती है, उनको बोलती है मेरे पास अभी ये है, मैं और बच्चे पैदा कर लूंगी। तो माकियावेली ने लिखा कितनी मर्दानगी थी उसमें, विर्ट्यू था उसमें। कैटरीना सेफरोजा के बारे में लिखा। ये अगर आपने वो तुसिडिडीज और हेरोडोटस को पढ़ा हो तो ये यूनानी औरतें यही करती थी। अगर कोई मर्द जंग से वापसी दिखा देता था, पीठ दिखा देता था, भाग के आ जाता था, तो वो औरतें अपना शलवार स्कर्ट ऊपर करके उनको दिखाती थी कि तुम मर्द हो क्या औरत हो, तुम वापस क्यों आ रहे हो जंग से। भाई पुराने जमाने में ऐसी बातें होती थी। अब मैं कोई पॉलिटिकली करेक्ट बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, बात तो यही लिखी है ना उसने। तो वर्च्यू जितना स्ट्रांग होगा उतना आप फॉर्च्यून पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप फॉर्च्यून को रेगुलेट कर सकेंगे। आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़े। देखिए मैंने आपको बताया रेनेसांस में जो बहुत बड़ी तब्दीली वेस्टर्न माइंडसेट में आई वो ये थी कि इंटेलेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट विल है। ये बहुत बड़ी माइंडसेट में शिफ्ट थी। तो ये वही तो कह रहा है कि वर्च्यू होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, सोचना चाहिए, चांस पे कम से कम रिलाय करना चाहिए। इसने कहा भाई बहुत जरूरी है कि इंसान रीजन पर चले, लेकिन बहुत मौकों पर ऐसे फैसले करने पड़ते हैं कि आपको अपने रीजन के खिलाफ जाना पड़ता है। तो लीडरशिप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रीजन के अगेंस्ट जा सके। अच्छा जी, ये देयर कैन नॉट बी रिपब्लिक्स वेयर देयर इज नो इक्वालिटी, सच इक्वालिटी इज एबहॉर्ड बाय द फ्यूडल नोबिलिटी और जेंट्री, that is by a certain kind of men who live in abundance without having to work. Such men must be destroyed if there is to be a republic. ये कहता है ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जो बैठ के खाते हैं पूरे दिन, जो काम ही नहीं करते, हरामखोर, कह रहा है इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दो। इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी, रिपब्लिक्स में इक्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा जी, माकियावेली बिल्कुल करप्ट नहीं था। 14 साल ये हुकूमत में रहा। इसके बुरे से बुरे दुश्मन भी इस पे करप्शन का, एक पाई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सके। बल्कि इसने खत में विटोरी को लिखा कि देखो यार, मेरी गुर्बत इस बात का सबूत है कि मैंने करप्शन नहीं करी। भाई गुर्बत बोल रहा है उसका, इसके महल की मैंने जाके गूगल यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी है, बड़ा मतलब जहां पे वो रहता था
और मुझे तो महल ही लग रहा है, वो कह रहा है गरीब था। और उसका ऑफिस भी आप गूगल करके देखें क्या उसका ऑफिस था भाई, मतलब कहाँ से गरीब था ये। लेकिन ये मतलब शायद उस जमाने में छोटा छोटा सेठ था ये। भाई माकियावेली की सारी टीचिंग्स का निचोड़ ये है कि भाई नेसेसिटी इज अबव मोरालिटी। जरूरत के तहत आपको कुछ फैसले करने पड़ते हैं जो सही नहीं होते, लेकिन हालात ऐसे आ गए कि करने हैं। मैं समझता हूं कि माकियावेली बहुत सक्सेसफुल फिलोसोफर था भाई। 500 साल हो गए इसको मरे हुए, 500 साल, और 500 साल के बाद भी इसकी किताबें रेलेवेंट हैं। तो ये तो इमॉर्टल हो गया ना यार। ठीक है, लोरेंजो डी मेडिची ने इसकी किताब नहीं पढ़ी या नहीं इस तक पहुंची, लेकिन इसका मैसेज तो एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी। पता नहीं कब तक ये इसकी लेगेसी जिंदा रहे। एक पूरी सिविलाइजेशन के हर बिलीफ सिस्टम को, यानी कि हिस्टोरिकल भी, फिलोसॉफिकल भी, कल्चरल भी, नॉर्मल भी, और पॉलिटिकल भी, और रिलीजियस भी, एक पूरी सिविलाइजेशन के हर बिलीफ सिस्टम को इतना बड़ा डेंट मार कर भी कोई इंसान 500 साल तक जिंदा रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो भाई ये थी एक छोटी सी वीडियो माकियावेली पे। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको माकियावेली की फिलॉसफी के वो एंगल समझाऊं जो लोग मिस कर देते हैं। लोग माकियावेली को बहुत हल्का लेते हैं कि जी उसने बोला ये कर दो। ठीक है, उसकी टीचिंग्स ईवल हैं, उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है। तो मैंने कोशिश करी कि आपको बताऊं कि डेमोक्रेसी के लिए उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, रिपब्लिकनिज्म के लिए उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, अवाम को एम्पावर करने के लिए उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो लोग मिस कर देते। लोग वही चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 19 तक वो जो उसने उल्टी सीधी, जो उसने पुट्ठे मशवरे दिए हैं, बस वो पुट्ठे मशवरे बता के समझते हैं कि जी माकियावेली की वही टीचिंग है। भाई अगर इसकी सिर्फ वही टीचिंग्स होती हैं, मर चुका होता कब का। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें माकियावेली नहीं पढ़ाया जाता, मुझे बता दो। अगर इसने सिर्फ उल्टी टीचिंग्स कराई होती, कोई नहीं पढ़ा रहा होता इसको। बहुत बड़ा रिपब्लिकन था। आज जो मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज जिनको हम एंजॉय कर रहे हैं, उनको देने वाला ये शख्स था। बाकी आने वाले सब ने इसको कॉपी किया। तो ये थी भाई एक वीडियो। आज कोई शेर सुनाऊं? आज मुझे अख्तर उस्मान साहब का एक शेर सुनाता हूं। वो गदागर हूं कि कबलस तलब आता है मुझे, मांगने से पहले मिलता है मुझे, मैं ऐसा फकीर हूं। वो गदागर हूं कि कबलस तलब आता है मुझे, मांगने का जो हुनर है वो कब आता है मुझे, बात करने का फन आता है, ढब आता है मुझे, फलसफा गोई में जो कुछ है सब आता है मुझे। इसमें मैंने एक लफ्ज चेंज किया, आई एम रियली सॉरी। तो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।